नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। तो ये है सीए फाउंडेशन की क्लास और हमने फाउंडेशन की क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था। अपने स्टार्टिंग किया था कल द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, राइट। और उसके कुछ एलिमेंट्स थे, उसके कुछ एसेंशियल आइटम्स थे ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे, वो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हमने पढ़ा। और उसी के साथ कल के लेक्चर में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ी, एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, हमने प्रपोजल क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, ऑफ़र क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या होती है वो पढ़ी, राइट। एक बार मैं क्विक रिवीजन कर रहा हूँ इस चीज़ों का। और ये अपने मैकेनिज्म पढ़ा कि भाई प्रपोजल के बाद एक्सेप्टेंस होगा, एक्सेप्टेंस के बाद एग्रीमेंट या प्रपोजल बन जाएगा, उसमें लीगल एनफोर्सिबिलिटी आते ही वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। मैंने आपको कल भी बोला था सेक्शन के आपको लोड लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है दोस्तों। और हाँ, मैं सीधा इस पे आ गया टॉपिक पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन भी बच्चों ने मुझे सुबह से, जो हमें टीम से फैकल्टीज़ को जो प्यार सुबह से मिल रहा है, जो मैसेज और आप जो कॉल्स और आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और एक और अच्छी बात है कि आज जैसे कि टीचर्स डे है, और ये दिन एज ए टीचर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे कि इस दिन हमें बहुत ज़्यादा, जैसे आज का जो एनवायरनमेंट है, पहले तो क्या होता था कि टीचर्स और जो स्टूडेंट्स होता उनका रिलेशन अलग टाइप का होता था। और क्योंकि आज की तारीख में जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फेस टू फेस क्लासेस के थ्रू हो या ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हो, वो सब दोस्त है एक तरीके से। तो काफ़ी अच्छा लगता है इन सब से इंटरेक्ट करने में। और जो प्यार और स्नेह आप आज के दिन जो आप हमें विश करते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड आज मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, मेन बात तो कि आज हमारे 2500 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, और ये 2500 सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आज जो हमने एक छोटा सा स्टेप है, बहुत बड़े सब्सक्राइबर तो नहीं है लेकिन एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन हम इसको आगे लेके जाएंगे। और आपको सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जितना भी कॉमर्स के रिलेटेड और हमारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी, हम वो सब अवेलेबल कराने का आपको एक ही प्लेटफॉर्म की कोशिश करेंगे। और भी फैकल्टीज़ हमारे साथ जुड़ रही है, और भी हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको और फैसिलिटीज़ के साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे आपको। और एग्ज़ाम्स तो जैसे कि अभी कुछ हो नहीं रहे, लेकिन फ्यूचर में होंगे, तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट आप लोगों को। और थैंक यू सो मच, सो मच कि आज आपने हमें विश किया और एहसास करवाया कि हम भी इम्पोर्टेंस, जो मतलब दूसरों की लाइफ में जो आपका रोल होता है, इम्पोर्टेंस होता है, उसको देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। क्या लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपकी मतलब आपने जो बात की उससे किसी का भला हो रहा है, या आपकी वजह से कोई खुश हो रहा है, तो यही बहुत कुछ है आज की तारीख में ये सब। और थैंक यू अगेन। और अब वापस आ जाए टॉपिक पे। ये जो स्पीच होती है बड़ी ख़राब होती है, लेकिन देनी पड़ती है, क्या करें, है ना। और बाकी आप भावनाओं तो समझ ही रहे हो, राइट। वर्ड्स में अगर नहीं समझ पाए होंगे तो भावनाएं आप मेरी समझ लेना। और हम स्टार्ट करते हैं हमारी वापस, हम आ जाते हैं सीए फाउंडेशन, राइट। प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, जब प्रपोजल करते हैं, ऑफ़र करते हैं, वो ऑफ़र क्या होता है, एक्सेप्ट हो जाता है, तो प्रपोजल बन जाता है। प्रपोजल इटसेल्फ एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी, इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। हाँ, और कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए, बिल्कुल आप बिना डरिए आप पूछिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, वहाँ पर मेरे फेसबुक आईडी दे रखी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देखिएगा। आपको अगर और भी अगर जैसे कमेंट्स में आपको नहीं समझ में आया, या रिप्लाई आपको नहीं मिल पाए, या पर्टिकुलर आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप मुझे इन पे मैसेज कर सकते हो, राइट, इन चीज़ों पर। ओके, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफरेंस हमने पढ़ लिया था, राइट। और क्या एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, क्या एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, उसको हम पढ़ रहे हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा, मेरे स्क्रीन में थोड़ी दिक्कत हो जाती है मुझे हर बार। ओके, राइट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या एसेंशियल आइटम्स है, क्या एलिमेंट्स है, हमने वो पढ़े, राइट। उसमें 6 एलिमेंट्स थे, मैंने बोला था सेक्शन 10 में बता रखे थे, और बाकी के 5 क्या थे, कॉमन सेंस वाली बात है, यानी इनका भी होना तो अनिवार्य है, नेसेसिटी है, लेकिन मतलब लॉ में नहीं दे रखा है, और ये कॉमन सी बात है जिसको भी हमने पढ़ते हुए हम आगे चले थे, राइट। फिर हमारे सामने क्या था भैया हमारे सामने, हाँ, एसेंशियल एलिमेंट हो चुके थे। फिर
ये सारे हो चुके थे, कल हमने कर लिया था, लास्ट क्लास में पार्ट 1 क्लास में हमने कर लिया था। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो गए थे, फटाफट रिवाइज करेगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है सर? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो वो जो वैलिड हो, सारी एसेंशियल आइटम्स जिसके अंदर हो जाए वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सर जिसमें एनफोर्सबिलिटी ऑफ लॉ नहीं रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। वेरी गुड। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सर जब एक पार्टी तो क्या होती है, सब कुछ सही होती है, उसकी तरफ से तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। जब दूसरी पार्टी जो अग्रीड पार्टी है उसके ऑप्शन पे अगर किसी तरीके से ऑब्जेक्शन उठता है इस कॉन्ट्रैक्ट पे तो वो क्या हो जाता है? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी, राइट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। वॉइडेबल क्या हो सकते हैं? वॉइड हो सकते हैं या वैलिड हो सकते हैं सर? दोनों हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि क्या फैसला आए, क्या इसका रिजल्ट निकले। इलीगल एग्रीमेंट कौन से होते हैं भैया? इलीगल एग्रीमेंट जिसका सर ऑब्जेक्ट हो कंसिडरेशन इलीगल हो वो हो जाते हैं इलीगल। अनएनफोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या थे? पढ़ाया था ना मैंने तुम्हें, ये भी यहाँ तक आ गए थे ना अपन? नहीं आया था ना? हाँ ये रहा, ठीक है। जहाँ कुछ टेक्निकल लिमिटेशन आ जाए, डिफेक्ट आ जाए, उसको क्या बोल सकते हैं? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि राइटिंग में है ही नहीं या पेपर है तो गुम गए, अब उसकी एनफोर्सबिलिटी कोर्ट में हो ही नहीं सकती ना। कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ सही है लेकिन उसका कोई सबूत या प्रूफ नहीं है हमारे पास। और या फिर जो एग्रीड पार्टी थी जो वॉइडेबल जिसको होना था और वो लिमिटेशन एक्ट के कारण उसके कारण वो उस पर केस नहीं कर पाया, टाइम दे रखा था उस टाइम पे उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल हो जाएगा कोर्ट की नज़र में, ठीक है, यानी लॉ की नज़र में, राइट, लीगली। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन हमने पढ़ा था एक्सप्रेस, जिसमें एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेसली अपन किसी को टेलीफोन पे या किसी को बोलेंगे, एक्सप्रेसली बात भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इट मे बी इन राइटिंग ऑल्सो, राइट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपके एक्शन, आपके द्वारा, आपके किए गए काम के द्वारा ही वो कॉन्ट्रैक्ट में आप आ जाते हो। इसका एक अच्छा एग्जांपल टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी इसी का पार्ट है, जैसे एटीएम मशीन मैंने बताया था आपको। कौशिक कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे आप चाहते नहीं हो लेकिन फिर भी ऑब्लिगेशन में आ जाते हो। ई कॉन्ट्रैक्ट वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाते हैं? ई कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, यानी दोनों पार्टी ने अपना काम कर दिया है। एग्जीक्यूटेड यानी किसी भी एक पार्टी का काम बाकी है। यूनिलैटरल यानी दोनों ही पार्टी का काम बाकी है। और बायलैटरल यानी एक पार्टी ने काम कर दिया है दूसरे का बाकी है, राइट। सॉरी मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। यूनिलैटरल मीन्स दोनों ही पार्टी का क्या है? यूनिलैटरल मतलब एक पार्टी ने काम कर दिया और एक का बाकी है, राइट। ये लिखा है ना हमने, कोई एक पार्टी अपना काम कर दे। और बायलैटरल का मतलब दोनों ही पार्टी अपना काम ना करे, दोनों ही अपनी अपनी तरफ से ऑब्लिगेशन से अभी बचे हुए हैं। हाँ, हालांकि ऑब्लिगेशन हो रखी है उनके, लेकिन दोनों ने अपना काम पूरा नहीं किया, राइट। अब यहाँ शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी, प्रपोजल ऑब्लिक ऑफर, राइट। देखो सारी चीज़ पढ़ चुके थे अपन, अब उसी चीज़ को डिटेल में। और जब आप ये तो यूनिट 1 है जिसमें नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। इसके बाद यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और आएगी आगे, उसमें हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे यार। कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, लॉफुल ऑब्जेक्ट कैसे कैसे हो सकते हैं, राइट। और ऑफर्स में ये जैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ये जो भी चीज़ें हमारे सामने आई थी ये सब किस किस तरीके से, अगर किसी आदमी की फ्री कंसेंट नहीं हो तो और डिटेल में पढ़ेंगे फ्री कंसेंट में और क्या क्या हो सकता है, राइट, नेक्स्ट यूनिट में। अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? इसका नेचर, कॉन्ट्रैक्ट तो समझ में आया ना, कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हमें जरूरी है। अब उसका मेन एसेंशियल आइटम जैसे हमने पढ़े थे 6 कि ये एग्रीमेंट होना चाहिए सब कुछ। अब एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट से पहले क्या होना चाहिए? ऑफर और एक्सेप्टेंस, तो वो बनेगा प्रपोजल। तो हम देखते हैं ऑफर कैसे कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे उसका कम्युनिकेशन होता है, और एक्सेप्टेंस कैसे कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, और वो कैसे कम्युनिकेट होता है, और कैसे माना जाएगा कि भाई हाँ मैंने एक्सेप्ट किया था, या कैसे वो बोलेगा मैंने इसको ऑफर दिया था या नहीं दिया था। और फिर पढ़ेंगे इसका रिवोकेशन, यानी दोनों पार्टी एक दूसरे के टाइम पे कई बीच में अगर उनको लगे कि ड्यूटीज़ पूरी नहीं हो रही है तो रिवोक कैसे कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, और उसका कम्युनिकेट कैसे करेगी, राइट। हम आगे से इतनी सी बातें पढ़ने वाली है, लोड लेने वाली बात नहीं है। अच्छा मौसम है और आप बढ़िया एंजॉय करते करते इसको पढ़िए, राइट। ये मेरे पीछे से स्टॉप पे आपको कोई गांव दिख रहा होगा, दिख रहा है ना गांव, ये मलाना गांव है, राइट। हम उसके आगे निरांग करके जगह है वहाँ पर है, और उससे भी आगे का एक काफ़ी गांव है, और बस 2 गांव है मेरे ख्याल से इसके आगे, और उसके बाद सिर्फ बर्फ़ है, राइट। ठंड बहुत ज़्यादा है, आज थोड़ी सी धूप खिली है इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे होकर बैठा हूँ, बाकी तो हिम्मत नहीं पड़ती भैया। चलो प्रपोजल और ऑफ़र, राइट। अब देखना प्रपोजल और ऑफ़र कौन से सेक्शन में दिया था? सर आपने बोला था सेक्शन का आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बोला था बिल्कुल सही, आपको आवश्यकता नहीं है और आप लोगे भी नहीं। देखिएगा ऑफ़र सेक्शन 2A, शुरुआत कॉन्ट्रैक्ट की कहाँ से होती है? जब भैया सर कोई आकर हमें ऑफ़र देगा, जब कोई पूछेगा मुझसे कि विल यू मैरी मी, मतलब
किसी से कोई लड़का पूछेगा विल यू मैरी मी, यानी उसने ऑफर दिया, यानी यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट का काम स्टार्ट हुआ। अब एग्रीमेंट तो हो गया, उसने एक्सेप्ट कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन आगे एनफोर्सिबिलिटी है कि नहीं उसके बाद देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन शुरुआत तो ऑफर से होती है, यानी ABCD का A तो यही है। तो सेक्शन 2A ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ प्रपोजल, ऑफर, राइट। ऑफर कह दो, प्रपोजल कह दो, कुछ भी कह दो, राइट। व्हेन क्या बोलता है 2A, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act and abstinence, he said take a proposal। कहने का मतलब जब कोई वन पर्सन, कोई एक आदमी, ये मिस्टर ए की बात कर दूँ मैं, ये मिस्टर ए वन, एक आदमी इस तरफ लिख लेता हूँ, हाँ, एक आदमी अपनी विलिंगनेस किसी और को, यानी बी को क्या बता रहा है, विलिंगनेस यानी इच्छा शक्ति बता रहा है अपना कि भाई हाँ मुझे तेरे साथ ऐसे नहीं बड़े, ऐसे बड़े पहाड़ से कूद जाएगा क्या, ये नहीं, आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए। जैसे आपने बोला भाई पहाड़ से कूद जाएगा क्या, तो ये तो पहली बात अनसर्टेनिटी आ गई, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट ही क्या है, इलीगल है, राइट। जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, एग्जांपल देना चाह रहा हूँ आपको कि भाई विलिंगनेस ऐसा हो कि जिसकी इच्छा हो कांटेक्ट करने की, ना कि सिर्फ ऐसे टाइम पास हो। जैसे कि आगे मैं तुम्हें बताऊंगा इनविटेशन टू सेल है जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें ऐसा है कि उसमें इच्छा शक्ति नहीं होती, राइट। आपने प्राइस टैग लगा दिया, इच्छा शक्ति नहीं है, आपको बोला आपको खरीदना, खुद की खरीदना इतने रेट में, समझ रहे हो। जब कोई आदमी किसी को वन पर्सन असेट हिज यानी सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, उसकी इच्छा बताता है कि भाई ऑफर देता हूँ टू डू समथिंग और टू नॉट टू डू समथिंग, दोनों चीज़ें, कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए, एब्सटेन फ्रॉम यानी रोकता है या रोकने का कोई ऑफर देता है, फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू, उसका व्यू क्या होता है, टू ऑब्टेनिंग द असेंट। अब उसका ये व्यू होता है, मैं अगर ऑफर दे रहा हूँ, मेरी इच्छा है मैं आपको ऑफर दूँ, तो मेरा एक व्यू होना चाहिए कि आप उसको एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं मैं आपको ऑफर दूँ और जैसे आप एक्सेप्ट करने वाले हो और मुझे एक्सेप्ट आपसे करवाना ही नहीं है, मैं बिन फालतू का सिर्फ एक ऑफर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। यानी ऑफर कंप्लीट तब होता है जब एक आदमी की इच्छा, विलिंगनेस के साथ वो किसी को क्या देता है, कुछ काम करने या नहीं करने के लिए क्या करता है, ऑफर देता है, पूछता है, सिग्निफाइज करता है, टू ऑब्टेन उसकी क्या, असेंट के लिए, उसके हाँ के लिए, फॉर सच एक्ट या नहीं करने के लिए, मतलब या तो करने के लिए या नहीं करने के, उसकी हाँ सुनने के लिए, ही सेड टू बी मेक अ प्रपोजल। एनालाइज करते हैं, देखिएगा वापस, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल या ऑफर, जो प्रपोजल या ऑफर दे रहा है, इज कॉल्ड प्रोमिसर। क्या कहते हैं, कंजाइनर, कंजाइनी पढ़ा होगा ना 12th में, 11th-12th में नहीं पढ़ा क्या, कंजाइनर जो करने वाला है, ऑफर करने वाला है, जो यानी एक पार्टी, और दूसरी पार्टी को कंजाइनी कहते थे। तो जहाँ से कौन है, प्रोमिसर, ऑफरर, ऑफर करने वाला, उसको क्या बोलते हैं, ऑफरर बोलते हैं, ठीक है। और द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड ऑफरी, और जिसको ऑफर मेड कर रहे हो, जिसका एक्सेप्टेंस आपको लेनी है, उसको क्या बोलते हैं, ऑफरी, या क्या बोलेंगे, प्रोमिसी है, एक्सेप्टर, कुछ भी बोल सकते हैं। फॉर अ वैलिड ऑफर, एक वैलिड ऑफर के लिए पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, वेयर ए टेल बी दैट ही डिजायर टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2017, बोले 2017 तक, एंड के तक मैं शादी कर लूँगा, ये बोलता है बी को। इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर ऑफ मैरिज बाई ए टू बी, बोलता है ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि तुम मुझसे शादी करोगे, बोले इस साल एंड तक मैं शादी कर ही लूँगा। यहाँ उसने ऑफर थोड़ा दिया, बोला तुमने उस दिन, मैंने ऐसा बोला था, तुमने जब उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए बहुत सारे, फिर वो पूछेगा कि यार तुमने मुझे उस दिन हाँ क्यों नहीं कहा था, कि किस दिन, कि जिस दिन मैंने तुम्हें बोला था 2017 तक मैं शादी कर रहा हूँ, तो कि तूने मुझे ऑफर दिया था क्या, तूने तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी थी कि 2017 तक मैं शादी कर रहा हूँ, एंड इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर, वो भी कोई फाउंडेशन पड़ी हुई होगी, राइट। Therefore, to constitute a valid offer expression, willingness must be made to the offer the same, यानी आपकी इच्छा होनी चाहिए। अब फर्दर अगर ए इस बात को रुक कर आगे क्या देता, विल यू मैरी मी, इट बिकम अ ऑफर। समझे मेरी बात। एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल नेगेटिव, ये बात तो आपको, ये वाली बात तो समझ में आ गई होगी आपको पक्का। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव यानी कुछ चीज़ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ चीज़ नहीं करने के लिए हो सकती है। देखिएगा, ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी 3 लाख रुपये, इज एन एक्ट ऑफ डूइंग, यानी कुछ कर रहा है, बोले 3 लाख रुपये आप मुझे दो, मैं गाड़ी देता हूँ, 3 लाख रुपये दो। सो इन दिस केस ए इज मेकिंग द ऑफर टू बी। ऑन द अदर हैंड, व्हेन ए आस्क बी आफ्टर हिज कार मीट विद एन एक्सीडेंट विद बीज स्कूटर नॉट टू गो टू कोर्ट एंड ही विल पे द रिपेयर चार्जेस, यानी कहीं आपका चलते चलते कहीं आपका क्या हो गया, कहीं आप फिट हो गए इन द सेंस, मतलब टक्कर हो गई आपकी कहीं, और किसी स्कूटी के साथ टक्कर हो गई आपकी, या कहीं कार के साथ हो गई, तो आप वो बोले मैं कोर्ट में केस करूँगा, ये करूँगा, आप बोले मत जा भाई यार, कोर्ट वोट मत जा, पैसे ले और निपटा कर।
जब आप उसको बोलेंगे ये पैसे ले, रिपेयर का तेरा खर्चा बोल, पैसे ले और रिपेयर, खत्म कर इस बात को, तो आप उसको कहीं नहीं जाने के लिए आप क्या बोल रहे हो, एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। ऑफर कर रहे हो उसको, भाई पैसे ले और मत जा, तो कुछ करने के लिए भी हो सकता है, कुछ नहीं करने के लिए। द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद द व्यू टू ऑब्टेन द सेम। वो विलिंगनेस क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए। मन में सोच लिया भाई, उसकी हाँ सुनने के लिए आपको एक्सप्रेस भी तो करना पड़ेगा। जैसे शादी वाला एग्जांपल, अगर आपको उसको शादी करवानी है तो उसको हाँ कहना पड़ेगा ना, उसको बोलना पड़ेगा, पूछना तो पड़ेगा, नहीं तो वो कैसे बोलेगी, राइट। ओके, समझ में आया यहाँ तक। ये इसके थे एसेंशियल एलिमेंट्स थे एक ऑफर के लिए, राइट। डेफिनेशन पूरी समझ में आ गई होगी, आई थिंक सो, ठीक है। अब ऑफर कितने प्रकार के होते हैं सर, एक तो पता चल गया हमें। इतना सा समझने के बाद हम भी थोड़ा थोड़ा लॉ लिखने लग गए, थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगे। एक्सप्रेस होना तो जरूरी है ही है, विदाउट एक्सप्रेशन क्या होगा, यानी एक ऑफर तो एक्सप्रेस ऑफर होगा, विदाउट एक्सप्रेशन ऑफर होगा नहीं। तो एक ऑफर तो कम से कम एक्सप्रेस ऑफर होगा, राइट। इम्प्लाइड ऑफर भी हो सकता है, लेकिन एक ऑफर तो एक्सप्रेस होगा ही होगा, उसका पार्ट। सही बात है आपकी। हाउ टू मेड और टू हुम मेड, कैसे ऑफर देना है, कितने प्रकार से ऑफर दे सकते हो किसी को, और टू हुम मेड यानी किस तरीके से दे सकते हो। पढ़ेगा जरा, कैसे दे सकते हो भैया, या तो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत है इसमें, नीचे इसका वो भी दे रखा होगा, चलो नहीं ऐसे समझा देता हूँ, है ना। एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, इन दोनों में कोई दिक्कत है आपको। एक्सप्रेस जो एक्सप्रेस करके बता रहा है, इम्प्लाइड यानी कुछ नहीं करा, टैक्सी वाला आपके पास आया और रोका, ब्रेक दिया, ही इज़ मेकिंग एन ऑफर। चल रहे हो क्या, कुछ बोलेगा नहीं, रोक दिया, आप भी अंदर बैठ गए, आपने एक्सेप्ट कर लिया, इट्स बिकम एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट या इम्प्लाइड ऑफर, राइट। और कैसे मेड करना है, ये जनरल ऑफर भी हो सकता है और स्पेसिफिक ऑफर भी हो सकता है। हालांकि ऑफर का क्लासिफिकेशन और भी है नीचे देखेगा, यानी आपको ये याद रखना है, एक्सप्रेस दो तरीके से इम्प्लाइड हो सकता है, या तो एक्सप्रेसली हो सकता है या इम्प्लाइडली हो सकता है। उसके बाद आपको ये देखना है कि किसको किस तरीके से ऑफर को हम मेड कर सकते हैं, टू हुम मेड कैसे कर सकते हैं। आपको स्पेसिफिक किसी आदमी को ऑफर देना है या जनरल पब्लिक में ऑफर देना है, मोटा मोटी बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि इसका भी और डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे अपन। देखिएगा आपके सामने कितने 5 तरह के ऑफर है। नंबर 1 जनरल ऑफर। जनरल ऑफर क्या बोलता है, इट मेड एन ऑफर, इट इज़ एन ऑफर मेड टू अ पब्लिक एट लार्ज। अखबार में दे दिया, न्यूज़पेपर में दे दिया, एडवर्टीजमेंट दे दिया, ये पब्लिक एट लार्ज आप ऑफर दे रहे हो, यानी ये जनरल ऑफर है, किसी पर्टिकुलर एक इंसान के लिए नहीं है, ठीक है। ये जो एग्जांपल है ना, ये चार्लिल और कार्बोलिक स्मोक बॉल वाला, ये अपन थोड़ा आगे लेके चलेंगे, ठीक है ना। अभी आप इसका मतलब समझ गए ना जनरल ऑफर का। जनरल ऑफर का मतलब ये है जब आप पब्लिकली एट लार्ज किसी को ऑफर देते हो, किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं देते। एडवर्टीजमेंट हो गया, न्यूज़पेपर में देना हो गया, ये सब क्या हो गया, मैगजीन्स में हो गया, राइट। ये सब क्या हो गया आपका, क्या हो गया, जनरल ऑफर। इस एग्जाम्पल को मैं इसलिए अलग कर रहा हूँ, इसको अच्छी तरह समझाएंगे, आगे आएगा, जस्ट इसको जब खत्म होगा ना तब भी आएगा ये। अभी ये समझने के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कि गुरुदत्त ने क्या किया, सेंट हिज सर्वेंट एल, यानी लाल मैन जो भी है, लाल राम, ठीक है, टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू। अपना उसका नेफ्यू गुम गया था, उसने बोला कि भाई जाओ और ढूंढ के ला, पता नहीं नेफ्यू है कि कौन है, ऐसे ढूंढ। ही देन अनाउंस्ड दैट एनीबडी, वो जैसे चला गया सर्वेंट, उसने पीछे से एक अनाउंसमेंट किया, ऐसे किया उसने, मतलब वैसे कोई इंटेंशन नहीं था, उसने ऐसे किया कि भाई जो मेरे नेफ्यू को ढूंढेगा मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा। अब ये जो लाल राम था ना एल, ये आ गया भैया, और इसने बॉय को ढूंढ लिया और लाकर पकड़ा दिया, मतलब नेफ्यू को पकड़ा दिया। और फिर इसको पता चला कि अरे यार ऐसा कोई अनाउंसमेंट भी था, तो वो गया कि साहब जी कुछ खर्चा पानी, मतलब मैं आपने अवार्ड रखा था मेरे को मिलेगा। मालिक मना कर देता अवार्ड का कि भैया नहीं, वो तो तेरे तो काम है भाई, तू मेरा सर्वेंट है, तुझे भेजा, और तू कोई भी एक्सक्यूज दे देता है। और तुझे जब उस ऑफर के बारे में पता ही नहीं तो एक्सेप्ट कैसे करेगा। मेरा जनरल ऑफर था, और जनरल ऑफर वो ही एक्सेप्ट कर सकते हैं जिसने ऑफर को पढ़ा हो या ऑफर के बारे में पता हो। जब तक आपको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ ऑफर, तो आप उसको एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो। तो बोला सब्सिक्वेंटली व्हेन ही केम टू नो फॉर द रिवॉर्ड ही क्लेम्ड इट, राइट। उसने इसको क्या क्लेम किया, लेकिन इट हेल्ड ही वाज नॉट एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड एज ही डिड नॉट नो द ऑफर। अनजाने में कोई चीज़ ऐसे आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपको उसका नॉलेज यानी अखबार पढ़कर आपको पता चला हो, तो अब सर ये पता कैसे चलेगा, इसको एविडेंस क्या होगा, इसका प्रूव कैसे करेगा। देखो ये सब अदर फैक्टर्स है, राइट। कैसे उसको प्रूव करेगा, लॉ में ये लिखा है कि भाई ऑफर अगर कम्युनिकेट, अगर आपको ऑफर का पता ही नहीं तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यानी ये होगा जनरल ऑफर की बात कर रहा हूँ, ये तो छोटा सा एक्सेप्शन केस है। जनरल ऑफर का मतलब क्या हुआ, जब जनरल एट अ पब्लिक एट लार्ज देते हैं। दूसरा क्या, स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर। तो स्पेसिफिक ऑफर का मतलब ये है पर्टिकुलर किसी पर्सन को हम क्या दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, किसी पर्सन को क्या दे रहे हैं, ऑफर। यानी ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी एट अ सर्टेन कॉस्ट, दिस इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर। समझे मेरी बात।
वो सर्टेन कार किसको, बी को बोल रहा है कि आप ये खरीदो, पर्टिकुलर बी को बोला तू ही मेरी कार खरीद, तो ये क्या हुआ, स्पेसिफिक ऑर्डर। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्रॉस ऑफर क्या है, व्हेन टू पार्टी एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर, द ऑफर इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। यानी ये बोलता है भाई यार कि यार मुझे तेरा टी शर्ट बहुत अच्छा लगा, तू मेरा शर्ट ले ले, तेरा टी शर्ट मुझे दे दे। एक्सचेंज, आइडेंटिकल आइटम है, देखो दो लगभग पहनने वाले आइटम है यार, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं आइडेंटिकल, मोस्टली आइडेंटिकल होती है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर। तू मुझे ये दे, मैं तुझे, बार्टर सिस्टम वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे टाइम और कंसिडरेशन का कोई लेना देना नहीं होता। देखा, ए मेक प्रपोजल बी टू सेल हिज कार फॉर 2 लाख बी विदाउट नोइंग द प्रपोजल ऑफ ए। अभी तो उसको बोला नहीं भाई, कोई लेना देना नहीं, कार तू 2 लाख में देगा नहीं देगा उससे मतलब नहीं। बी ने एक ऑफर दे दिया उसको, क्या कि तू क्या सेम कार एट 2 लाख फ्रॉम ए, यानी एक दूसरे में क्रॉस हो गया इनका ऑफर। यानी इसने बोला कि भाई क्या बोला, ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी टू सेल हिज कार फॉर 2 लाख एंड बी विदाउट नोइंग द प्रपोजल ऑफ ए। ए बेचना चाह रहा था बी को 2 लाख में अपनी कार, लेकिन ए को, बी को ए का प्रपोजल पता नहीं, और उसने खुद ने एक चला के ऑफर दे दिया कि मुझे तुम्हें ये कार मुझे 2 लाख में भेज दे। इट इज़ नॉट एन एक्सेप्टेंस एज बी वॉज नॉट अवेयर ऑफ द प्रपोजल मेड बाई ए, इट इज़ ओनली अ क्रॉस प्रपोजल। अभी एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, उसने तो ऑफर दिया, उसने ऑफर दे रहा था, सोचा था, इसने ऑफर दे दिया, तो क्या कॉन्टेक्ट हो गया क्या, नहीं, अभी तक ऑफर हुआ है, राइट, ये क्रॉस ऑफर हो गया दोनों का। एंड व्हेन 2 पर्सन मेकिंग ऑफर टू ईच अदर इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज म्यूचुअली एक्सेप्टेड, राइट, एंड देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट सच कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे मेरी बात, क्रॉस ऑफर हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। अब वो बोलेगा कि हाँ यार मैं भी बेच ही रहा था 2 लाख में, चल तेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ये मान ले, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का क्या मतलब है, when the offeree offers to qualified acceptance of offer subject to modification and variation in the terms of original offer, he is said to have counter offer. एग्जाम्पल देखिएगा, ए ने बी को बोला मेरा प्लॉट 10 लाख में ले ले, बी ने बोला ओके मैं ले तो लूँगा लेकिन 8 लाख में लूँगा। अब जो ऑफर दिया था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया, उसने कुछ वेरिएशन लाया, फिर बोला तेरा ये ऑफर, इस ये मॉडिफिकेशन वेरिएशन करता है अपने ऑफर में तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर तो सुना ही होगा ना, काउंटर मार दिया, आपने बोलते हैं इसने इसके ऊपर काउंटर मार दिया, तो काउंटर ऑफर। स्टैंडिंग और कंटिन्यूस और ओपन ऑफर, ये वो ऑफर थे जैसे कि टेंडर्स, कौन, टेंडर्स। टेंडर्स क्या होते हैं, ओपन ऑफर, अगली 31 सितंबर 2020 तक टेंडर खुला है, अपनी अपनी बीट्स डालो, अपनी अपनी सिक्योरिटी डालो, अपनी अपनी रेट डालो और टेंडर ले जाओ। दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर, जो 31 तारीख तक स्टैंड है, स्टैंड बाई पर है, और वो क्या है, ओपन है, राइट। तो ऑफर कितने प्रकार के, 5, जनरल यानी एट लार्ज, स्पेसिफिक किसी एक आदमी को, क्रॉस ऑफर दोनों क्रॉस हो जाता है, तीसरा काउंटर उसने बोला उसमें कुछ मॉडिफिकेशन, एंड 5वां स्टैंडिंग या ओपन ऑफर, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो अभी तक मैंने कल की क्लास में, यानी एक क्लास जो पार्ट 1 की क्लास और पार्ट 2 की क्लास में अगर आपने सारी चीज़ें अपने जहन में बिठा ली, मैं आपको गारंटी देता हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 8072 में आपको कोई नहीं रोक सकता स्कोर करने के लिए, ठीक है। किसी भी लेवल का पेपर होगा, किसी भी लेवल का, इवन फाउंडेशन का हो, CS का हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, कुछ भी हो, ये पूरा एक्ट कवर करेंगे हम इस तरीके से, ठीक है। हमें कोई भी चीज़ कभी भी जीवन में अगर कोई चीज़ पढ़नी है, कंसेप्ट समझना है, तो कभी भी एक पर्टिकुलर फील्ड को लेकर मत समझिएगा कि भाई इस एग्ज़ाम में आना है इसलिए पढ़ना है, नहीं, उसका नॉलेज लेना है। चाहे भले दुनिया के एग्जाम में तेरा मन हो, जैसे पूछे ना यार कोई एग्जाम लो, UPSC लो, RPSC लो, तुम्हारा जो लेना हो लो, सवाल पूछो ना, आंसर तो मुझे पता है, ऐसा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना है। तो इस तरीके के लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा उसके लिए, ठीक है, ऐसे ही नहीं आ जाएगा। एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है। इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, क्या समझ रहे हैं, वो ऑफर इतना कैपेबल होना चाहिए कि आपके और अगली की पार्टी के बीच में लीगल रिलेशन बन सके। कैसे भैया, द ऑफर मस्ट हैव सच इन लॉ इज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड एंड गिविंग अ लीगल रिलेशनशिप। इफ द ऑफर डज नॉट इंटेंड टू गिव लीगल रिलेशनशिप consequences and creating legal relations, it not considered as a valid offer in the eye of law. A social invitation, example देखिएगा यहाँ पे, a social invitation क्या बोलता है, even if it accepted does not create legal relation because it not intent। यानी शादी का कार्ड दिया, शादी में आना है ऐसा, तो शादी में आना है तो सबको दिया मैंने, तो 200-300 लोगों को दिया ये ऑफर के, शादी में आना है, ऑफर एक तरीके से, लेकिन ये कैसा है, सोशल इन्विटेशन है, राइट। इसमें अगर वो आ भी जाएंगे तो कोई लीगल नहीं बनेगा, और नहीं आएगा तो मैं उसके ऊपर केस नहीं कर पाऊंगा कि लीगल रिलेशनशिप नहीं बन रहा। इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। कहने का मतलब ये क्या होना चाहिए, सर्टेन, डेफिनेट होना चाहिए। जैसे 100 कुंटल ऑयल भेज दो साहब, क्विंटल में ऑयल आ ही नहीं सकता यार, डेफिनेट कोई टर्म्स बताओ यार, है ना, कोई क्वांटिटी बताओ तो वो वैलिड होगा, फालतू की बातें नहीं होगी वैलिड। इट मस्ट बी कम्युनिकेट टू द ऑफर। अब मेरे मन में बोल दिया क्या तुम मुझसे शादी करोगे, नहीं हो सकता ना। अब मैंने मेरे मन में बोला ना उसको,
उसको मुझे खुला एक्सप्रेस कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि भैया क्या ये चीज़ तुम लोगे मुझसे, समझ रहे हो। तो कम्युनिकेट टू द ऑफर, यानी आपका ऑफर ऐसा होना चाहिए जो कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करे, एट द सेम टाइम डेफिनेट हो, क्या बोलते हैं उसको, सर्टेन हो, और कम्युनिकेट हो अगले तक। अगर अब जब तक कम्युनिकेट नहीं होगा ऑफर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि वो एग्जांपल अपना भी किया था ना गुरुदत्त वाला, क्या था गुरुदत्त वाला, ये था कि भैया ये देखो लाल मैन शुक्ला, और ये कौन है, गौरीदत्त का मैटर था ये, कि उसको देखो कम्युनिकेट नहीं हो पाया, वो सर्वेंट आया वैसे मेरा रिवॉर्ड के भाई तेरे को ऑफर जब तक कम्युनिकेट ही नहीं हुआ ना, तो मतलब ही क्या, तो मतलब तेरे लिए ऑफर था ही नहीं, खत्म बात, तेरे कम्युनिकेट हुआ ही नहीं। इट मस्ट बी मेड विद व्यू टू ऑब्टेनिंग असाइन ऑफ द पार्टी, सीधी सी बात है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट पड़े तो वही वापस पड़ रहा है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये होना चाहिए, अगले के हामी लेने के लिए आपका ऑफर होना चाहिए। खाली ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई आप क्या करो कि भाई इंटेंशन बता रहा हो, यार सोच रहा हूँ कि गाड़ी बेच दूँ, और फिर मैंने बेच दी। मैंने बोला यार तूने मुझे तो ऑफर दिया ही नहीं, और मैंने बोला था ना उस दिन, तूने बोला तो नहीं कि बेली ने, और तू तो सोच रहा था भाई, तूने एक्सप्रेसली तूने ऐसा तो बोला कि तू लेगा क्या मेरे से, इंटेंशन मेरा हाल लेने के लिए तो ना बोला था, बोला सोच रहा हूँ कोई मिल जाए तो देखता हूँ। वो क्या हो गया, असेंट लेने के लिए ऑफर नहीं था, ऐसे हवा में बात फेंक रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन फेंक रहा हूँ, कोई दे तो मुझे, है ना, कप लगा रहा हूँ, समझ रहे हो, उस तरीके से वो ऑफर नहीं हो सकता वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, राइट। मौसम फिर बिगड़ रहा है, चलो। इट मे बी कंडीशनल, हाँ ये हो सकता है, ऑफर कंडीशनल हो सकता है भैया, कि भाई कंडीशनल कैसे, ऑफर में आस्क फॉर पेमेंट ऑफ RTGS NEFT, पहले करवाओ फिर मैं आपको गुड्स दूंगा, द टर्म ऑन ऑफर, टर्म्स में ऑफर डाल सकता है क्या भाई, द ऑफरी विल हैव टू एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड ऑफर अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब ऑफर किया तो उसमें मैं टर्म्स एंड कंडीशन TNC डाल सकता हूँ कि भैया ये चीज़ आप करोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको, आपकी एक्सेप्टेंस हो भी जाएगी तो मैं मानूंगा नहीं, ऐसा कर सकता है, ठीक है। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म टू नॉन कंप्लाइंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, कहने का मतलब, thus one cannot say if acceptance is not communicated by certain time the offer will be considered as accepted, कहने का मतलब है कि आप ऐसा नहीं कह सकते भैया कि अगर ऑफर आप तक कम्युनिकेट नहीं हुआ तो हम उसको एक्सेप्ट मानेंगे। देखिएगा, अब ए प्रपोज बी टू परचेज हिज एंड्रॉइड मोबाइल फॉर 5000 एंड इफ़ ही नो रिप्लाई विद इन वीक, एक हफ्ते में जवाब नहीं है तो भैया तेरा है और पैसा मेरा है, तो दिस विल बी रिजल्ट इन ऑफर, ऐसा नहीं हो सकता है ना। वो हाँ करेगा तभी होगा ना, आप टाइम पे ऐसा नहीं कर सकते भाई कि अगर इस समय तक रिप्लाई नहीं किया तो एक्सेप्ट मानेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, राइट। हाँ ये कर सकते हैं, इस हफ्ते एक्सेप्ट नहीं किया तो ऑफर क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। ऑफर में भी आए थे स्पेसिफिक और जनरल, बात कर चुके हैं अपन इसके बारे में। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन वापस कई बार पूछी हुई है, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन और an invitation to offer or a mere communication of information, casual equality और prospective and advertisement। पढ़ेगा जरा, एक एक को अलग अलग करके बताए। an invitation to make an offer to do business, यानी offer एक different term है और invitation to offer to make an offer different thing है। सीधा एग्जाम्पल बात है, an advertisement for sale of good by auction is an invitation to offer, मैंने एक बार में दे दिया कि भैया जनरल ऑफर दिया और इन्विटेशन टू ऑफर दिया कि भाई ऑक्शन सेल लग रही है, जिसको आना है वो आ जाओ, ऑक्शन सेल लग रही है। अब यहाँ पे मैंने ऑफर दिया है, क्या बोला, इनविटेशन टू ऑफर, वहाँ आकर आप ऑफर करो ना, मैंने बोला वहाँ पे आओ, इनविटेशन दिया ऑफर के लिए, लेकिन ऑफर नहीं किया। ऑफर तो वहाँ आने के बाद जो बैठेगा उस बीट के अंदर पैसा देगा, और जो ऑफर बीट जो लगेगी वहाँ पे वो होगा ऑफर। जो बीट देते हैं ना भाई, मैंने 10,000 बीट लगाई, उसने 20,000 लगाई, उसने 30,000, ये ऑफर हुआ। उससे पहले वाला क्या था, सिर्फ इन्फॉर्मेशन, इन्विटेशन टू ऑफर। It merely invites offer and bids made at the auction. Similarly, red hearing prospectus, पता है red hearing prospectus कंपनी के टर्म्स में होता है, इन्विटेशन कार्ड होता है एक तरीके से, ये समझ लो। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है, इन्विटेशन, राइट। किसके लिए, कि भाई शेयर्स में इन्वेस्ट करो, हमारे कंपनी के नए शेयर्स आए, आप उसको IPO आया, आप उसको इन्वेस्ट करो और पैसा लो, राइट। issued by a company is only an invitation to the public to make an offer to subscribe the security of the, इन्विटेशन ही है वो, ऑफर नहीं है, ठीक है। A statement of intention and announcement, सेम की सेम, हाँ भैया आज रात को 7 बजे महादेव जी के मंदिर में कलश चढ़ाने की प्रथा है, 7 बजे आप सब आइएगा, और जो सबसे भारी बोली करेगा उसको क्या मिलेगा, ये तो मैंने एक स्टेटमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दिया कि आज 7 बजे ये है प्रोग्राम, आप आइए, जो बीट ज़्यादा करेगा उसको, जो कलश वलश चलाने के जो क्या बोले परंपरा है, वो उसको हाथ में जाएगी, सबसे ज़्यादा पैसा देता है, ठीक है। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू क्वेश्चन, ऐसा मतलब नहीं है
कि गाड़ी चलाने आती है क्या, हाँ, तो मतलब ऑफ़र हो गया कि तू मेरी गाड़ी ले लेगा क्या, देखते हैं, मतलब तू मेरी गाड़ी चला लेगा, उसने बोला हाँ, तो ठीक है, ऑफ़र दिया था मैंने, तू चला लेगा, मतलब आज से तेरी। सिर्फ क्वेश्चन का जवाब देना ही क्या ऑफ़र नहीं होता, ठीक है, चलेगा। अब इसको और ढंग से समझते हैं अपन एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। देखिएगा, ये हार्वे और फेसी का केस है, देखिएगा। देखिएगा, इन द गिवन केस प्लेंटिफ थ्रू अ टेलीग्राम आस्क द डिफेंडेंट 2 क्वेश्चन, ठीक है। जो प्लेंटिफ यानी जो कौन है, प्लेंटिफ का मतलब ये होगा जो क्या है, उसको क्या बोलते हैं शब्द कानून में, एक तो होता है डिफेंडेंट जो उसको कोर्ट डिफेंड करता है, और दूसरा होता है प्लेंटिफ यानी मुझे हिंदी में उसका शब्द याद नहीं आ रहा मुझे। तो प्लेंटिफ यानी जिसके ऊपर केस चल रहा है, राइट, वो बोल रहा है कि यार पीड़ित पक्ष, सॉरी, तो पीड़ित पक्ष, ठीक है। तो पीड़ित पक्ष बोलता है कि भैया पीड़ित पक्ष ने क्या किया, टेलीग्राम से आस्क द डिफेंडेंट 2 क्वेश्चन, उसने टेलीग्राम भेजा था, यानी एक आदमी ने, मिस्टर ए ने, ये समझ लो ऐसे एग्जांपल से, मिस्टर ए ने एक टेलीग्राम भेजा था मिस्टर बी को। टेलीग्राम में लिखा विल यू सेल अस बॉल पेन एंड लोवेस्ट कैश प्राइस। टेलीग्राम पहले लिखे जाते थे, उसमें ऐसे ही होता था, बहुत कम अक्षरों में, उसमें क्या लेटर के भी पैसे लगते थे और बहुत कम ही लिखा, अर्जेंट जिसको भेजना होता है ना इन्फॉर्मेशन कि योर आंट इज दैट, हमको लिखाते थे 10th 11th 12th में, तो योर आंट दैट, नहीं योर आंट इल कम सुन, बस इतना लिख दिया, यानी आंटी जी बीमार है जल्दी आ जाओ, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ लिखते थे, वैसे वैसे इसने लिखा, टेलीग्राम में लिखा विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, ठीक है, इसने बोला। और दूसरी बात लिखी एंड टेलीग्राम लोवेस्ट कैश प्राइस, क्या बोला, सबसे लोवेस्ट कैश प्राइस। ये एक इनविटेशन टू ऑफर है, समझ रहे हो मेरी बात, अभी तक इसने ऑफर नहीं किया, अगले ने इसको क्या समझ लिया ऑफर, और टेलीग्राम में लिख दी अपनी रेट कि भाई हाँ मैं खरीदूंगा और मैं इतने रुपए में लोवेस्ट प्राइस, फिर इसने सीधा टेलीग्राम के लिखा था लोवेस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन इज 900, ठीक है। ये 900 क्या है, पाउंड है, अब कुछ भी मान लो। द प्लेंटिफ सेंड अनदर, उसने फिर इसको लेकर वापस एक टेलीग्राम किया, वी एग्री टू बाय बॉल पेन हैव एट 900, हाउएवर द डिफेंडेंट रिफ्यूज्ड टू सेल द प्रॉपर्टी एट द प्राइस। जो डिफेंडेंट था उसने बोला कि भाई क्या आप अपना ये हॉल पेन बेचोगे, बम्पर हॉल पेन, और क्या रेट में बेचोगे, उसने रेट बेच दी, उसने रेट बेच दी और इसने बोल दिया ओके इस रेट पे हमें मंजूर है और हम आपका खरीदना चाहते हैं। डिफेंडेंट ने बोल दिया नहीं, इसने क्या सोचा, मैंने ऑफर किया, उसने एक्सेप्ट किया, रेट भेजना मतलब एक्सेप्ट किया कि इतने में लोवेस्ट प्राइस ये है, तो यानी रेट बेचते मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया था, मतलब हम आपसे खरीद रहे, कॉन्टैक्ट में आ गए क्या ये पर्टिकुलर चीज़ खरीदने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, उसने सिर्फ, आपने उससे इन्फॉर्मेशन मांगी, उसने सिर्फ क्या दिया, इन्फॉर्मेशन आपको दिया कि वो 900 रुपये का है, एग्जाम्पल 900 रुपये लेते हैं, 900 पाउंड का है, तो उसने सिर्फ रेट दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको बेचने के लिए तैयार है। द प्लेंटिफ सूड द डिफेंडेंट contending that there may be an offer to sell the property at 900 and therefore he is bound for the offer। मैंने ऑफर दिया था, उसने ऑफर दिया मुझे 900 रुपये का और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, जो दूसरा टेलीग्राम भेजा ना वी एग्री टू, यानी मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अब हमारे कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं। पर कोर्ट में जब बात गई तो उसने बोला ऐसा नहीं है, उसने सिर्फ आपने इन्फॉर्मेशन मांगी, उसने इन्फॉर्मेशन दी, राइट। अगर मेरे से कोई बोलता है कि यार ये पर्टिकुलर ये पेन कितने का है, तो मैंने बोल दिया भाई ये 2000 रुपये का, तो उसने बोला कि ठीक है हम उसको खरीद रहे, मैंने कहा यार मैं बेच ही नहीं रहा हूँ भाई, तूने तो ऑफर था ना, ऐसे नहीं बोला कि आपने तो बोला कि 2000 का है, मैंने कहा रेट बोलने का मतलब ये तो ना है कि मैं, मेरा इंटेंशन है कि तुझे बेचूँ मैं, राइट। इसी तरह की बातें हैं, ये पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सेम बात है, ठीक है। अब बढ़ेगा, द अबाउट डिसीजन वॉज फॉलोड इन मैकफर्सन एंड अपाना, उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन, ये सेम ही केस आया था। समझ में आया ना ये बात, आपको नहीं समझ में आया तो बताना मुझे, समझ में आ गई ना बात कि भैया सिर्फ इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर क्या होता है, इन्विटेशन इंटेंट टू, जैसे मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन ऑफर नहीं मानी जाएगी मेरी, ठीक है, सिंपल सी बात ये है समझाने की। चलो, द ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, सीधी सी बात है। जैसे ये एक और चीज़ इसमें बीच में है, सिमिलरली व्हेन गुड्स आर सोल्ड थ्रू ऑक्शन, ऑक्शन के थ्रू जो गुड्स सोल्ड होते हैं, तो ऑक्शन इज ओनली एन एडवर्टीजमेंट टू सेल बट द आइटम्स आर नॉट पुट फॉर सेल थ्रू द पर्सन हु हैज़ कम टू ऑक्शन मे हैव एन इंटेंशन टू परचेज। सिमिलर डिसीजन वाज गिवन इन द केस ऑफ इसमें हैरिस और निकर्सन के अंदर, ठीक है। कहने का मतलब ऑक्शन और सेल एक इन्फॉर्मेशन है, उसमें सेल का नहीं बोला है। जैसे मैंने बोला ऑक्शन में आना है तो वो आते ही फिर वहाँ लड़ने लग गया कि मुझे देनी पड़ेगी इतने में, ऐसा नहीं होता भाई, बीट लगा सबसे जीत तू ले ले, तो आपने का ऑफर तो दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ आने का ऑफर था, समझ रहे हो। तो ऑफर में भी एक्सप्रेस ऑफ और इम्प्लाइड पढ़ लिया था अपन ये बात, राइट। अब मेन इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ये देखो कल मैंने एक बात बताई थी आपको जो पार्ट 1 में है, द बॉय स्टार्ट क्लीनिंग द कार एट इट्स स्टॉप्स ऑन द ट्रैफिक सिग्नल विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो।
बिना बिना ऐसा करने का बोला, फिर भी उसने क्या किया, गाड़ी कांच लेके गाड़ी का कांच साफ करने लगा कपड़ा लेके। इन सच सर्कमस्टांसेस एनी रीजनेबल मैन कुड गैस द ही एक्सपेक्ट टू बी पेड फॉर दिस, हियर बॉय मेक्स एन इम्प्लाइड ऑफर। कहने का मतलब है अगर कोई भी रीजनेबल मैन होगा, अगर साफ कर रहा है तो वो ये सोचेगा मैं साफ कर रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा, मतलब ये मुझे पेमेंट करेगा। लेकिन आप नहीं करते तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट में है और उसको उसने ऑफर दिया साफ करके, इम्प्लाइड एक जगह बताई और आपने हाँ कर दिया कुछ नहीं बोलकर, ठीक है। आप उसको मना करते हो फिर ज़बरदस्ती करता है तो बात अलग होती है, राइट। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि ऐसे लोगों को पता नहीं बात, ठीक है, नहीं तो ट्रैफिक पर जाने ही नहीं दिया बिना पैसे लिए। अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज़ नॉट एन ऑफर, समझे मेरी बात। अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज़ नॉट एन ऑफर, यानी किसी शोरूम में गए, वहाँ प्राइस का टैग लगा हुआ है, तो प्राइस का टैग है तो वो ऑफ़र नहीं बोला जाएगा, ठीक है। वो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस लगा हुआ है, ठीक है। आप वो बोलेगे भैया कितने का, 5,000, बेचोगे क्या, यू मेडिंग एन ऑफर, या वो बोलेगे सर आप लोगे क्या 5,000 में, तब ऑफर होगा, ठीक है, पड़ेगा इसको। Offer has been different from an invitation to offer. An offer is definite and capable of converting an intention into contract, whereas an invitation to offer is only a circulation of an offer, is attempt to introduce offer and precedes a definite offer, ठीक है। एग्जाम्पल पड़ेगा, the price list of goods does not constitute an offer for sale of certain goods on the listed price, it is an invitation to offer, ठीक है। आपको मैं इसको और अच्छे तरीके से थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिएगा, ये पड़ेगा लाइन, एक्सेप्टेंस ऑफ एन इन्विटेशन टू एन ऑफर डज नॉट रिजल्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड ओनली एन ऑफर इमर्ज इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। यानी इसका कहने का मतलब है अगर कोई आदमी आपको इन्विटेशन टू ऑफर, यानी इन्विटेशन टू ऑफर यानी प्राइस टैग लगाए, प्राइस टैग यानी शोरूम में गए, आपको 10 चीज़ें पड़ी है, 10 पे प्राइस लगा हुआ है, और वो जो प्राइस लगा हुआ है वो आपको ऑफर कर रहा है कि आप आओ, ये मेरा ऑफर इन द सेंस है, मेरा इंटेंशन टू ऑफर है, मतलब मैं आपको बेचना तो चाह रहा हूँ भैया, पर मैं ऑफ़र नहीं कर रहा, सीधा बोला 8,000 की। अगर आप 8,000 में उस लेवल तक हो तो अपन बात करते हैं, मैं आपसे ऑफ़र करता हूँ, आप मेरा एक्सेप्ट करो और बात आगे चलाते हैं, समझे मेरी बात। यानी ये वो वाली बात होगी क्या कि जब हम देखते हैं ना कहीं बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं और जहाँ स्टार्ट ही आइटम 1 लाख से होती है, तो वहाँ बोलते हैं कि भैया आप देखो भैया अंदर तो जा रहे हो, दुकान पर अपन जाते हैं ना बोले सामान लेने के जा रहे हो, लेकिन आप 1 लाख तक तो मिनिमम कुछ भी मिलेगा यहाँ पे, उसके ऊपर ही सब मिलेगा। अब हमको लगता है नहीं यार 1 लाख से नीचे कुछ है ही नहीं, तो उसको देखने का क्या मतलब, तो अपन कहीं और चले जाते हैं। कहने का मतलब वो इंटेंशन टू ऑफर है, इंटेंशन है उसका ऑफर करने का, लेकिन वो बोलता है भैया रेंज है, रेंज है यानी ये रेंज आपके प्राइस टैग, आप चाहते हो उसमें नेगोशिएट करना है, बात करना होगा, तो मैं आपको ऑफर देता हूँ, उसको खरीद बेचने का आपको ऑफर दे सकता हूँ, राइट। डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू एन ऑफर, क्या डिफरेंस है, और इसको तरीके से पढ़ते हैं अपन, और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिएगा, एन ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय द ऑफरर टू बी बाउंड बाय द ऑफरर, ठीक है, शुड बी द अदर पार्टी चूज टू एक्सेप्ट इट। ऑन द अदर हैंड ऑफर्स मेड विद द इंटेंशन टू नेगोशिएट टू ऑफर रिसीव नोज एज इन्विटेशन। वही वाली बात मैंने अभी बोली जो कि जब इंटेंशन होता है उसको ऑफर करने का, लेकिन वो इन्विटेशन टू ऑफर का आप आगे आके बोलोगे भाई हाँ 8,000 का है, इसको ले सकते हैं, तो आपने बोलेंगे हाँ बिल्कुल सर आप लीजिए ना इसको, तो मैं ऑफर दूंगा फिर आपको, यानी एज ए शॉपकीपर या एज ए शोरूम कीपर, राइट, ठीक है। देखिएगा इस लाइन को इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, हैंस द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज द विलिंगनेस ऑफ द ऑफरी। ऑफरी का विलिंगनेस क्या है वो मैटर करता है, क्या वो आपको बेचना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, उसका विलिंगनेस मैटर करता है। और जब विलिंगनेस उसके अंदर आ जाता है, रियल में मैं आपको ही बेचना चाहता हूँ, इट बिकम ऑफर, इट बिकम ऑफर, ठीक है। देखिएगा यहाँ आ जाएगा, फॉलोइंग आर द instance of invitation to offer or invitation to offer to buy or sell, an invitation by a company to public subscription, ये क्या होता है, प्रोस्पेक्टस बताया था मैंने, प्रोस्पेक्टस आया था आगे, ये क्या हुआ, ये भी इन्विटेशन है, ये भी क्या इन्विटेशन टू ऑफर, आप आइए ऑफर कीजिए फिर हम देखते हैं इसको, मतलब हमारा ऑफर है बेचने का, हमारा मूड है, हमारा इंटेंशन है, लेकिन हम पर्टिकुलर किसको बेचेंगे वो तो आप जब आओगे तभी पता चलेगा ना। ऐसा डिस्प्ले ऑफ गुड फॉर द सेल इन द शॉप विंडो, शॉप विंडो के अंदर पड़ा है, बेचने के लिए पड़ा है, ये भी आपको पता है, लेकिन आप क्या जाते हैं वो खरीद लोगे, वो नहीं बेचना चाहे तो इंटेंशन उसने बताया, विलिंगनेस शो नहीं की, समझ रहे हो, इंटेंशन मन में तो है, विलिंगनेस शो नहीं किया, विलिंगनेस वो जब तक शो नहीं करेगा वो ऑफर नहीं बनेगा, ठीक है। मुद्दा सारा इसका है, किसका है, किसका है मुद्दा, विलिंगनेस का, ठीक है। ये होता है आप किसी भी चीज़ में
डिफरेंस करना सीख जाओगे। विलिंगनेस है तो ऑफर है, नहीं तो नहीं है। ऐसा कैसा अगले का कंसेंट है तो एक्सेप्टेंस है, नहीं तो नहीं है। एडवर्टाइजिंग ऑक्शन सेल, राइट। कोटेशन ऑफ प्राइस सेंड इन द रिप्लाई ऑफ क्वेरी, जैसे वो एग्जांपल था जिसने बोला बॉल पेन, वो हॉल पेन बेचोगे क्या, तो उसने बोला कोटेशन बोला, रेट बोला लोएस्ट प्राइस, तो उसने रेज भी खाली कोटेशन देना प्राइस का से उसकी नीति नहीं है एंड उसकी विलिंगनेस नहीं है कि वो आपको सेल कर रहा है, ठीक है। हाउ टू मेक एन ऑफर, ऑफर कैसे मेक कर सकते हैं। ऑफर कैन बी मेड बाय एक्ट और एग्जिस्टेंट, या तो कुछ करने के लिए पॉजिटिव या कुछ नहीं करने के लिए नेगेटिव। वर्ड्स में हो सकता है, कंडक्ट में हो सकता है, किसी कहने पे वर्ड्स में हो सकता है या कंडक्ट में हो सकता है। कंडक्ट में हो सकता है यानी कोई काम करने से हो सकता है या फिर बोलने से हो सकता है। बोलने में फिर क्या होता है, रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी हो सकता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ करने का कुछ नहीं करने का। इट कैन बी इन वर्ड और कंडक्ट, जैसे एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एंड इट कैन बी इन रिटर्न और ओरल। एक्सप्रेस दो प्रकार के होते हैं, पढ़ा था अपने, समझ में आया। प्रपोजल, ऑफर, ऑब्लिक, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, इसको बोलते हैं सेक्शन, और जब ब्रैकेट में आ जाती है इसको बोलते हैं सब सेक्शन ऑफ द सेक्शन, ठीक है। सेक्शन का छोटू भाई, सबसेक्शन 2A। एक्सेप्टेंस, सर ये क्या है, मैंने बोला था सेक्शन का लोड मत लेना, अब लोड ले लो। सेक्शन ए के बाद क्या आता है, बी। क्यों आता है, क्योंकि ऑफर में जब एक्सेप्ट होगा तो बनेगा एग्रीमेंट, तो ए के बाद बी का आना तो अनिवार्य है। तो सेक्शन 2B में बोलता है एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन देखता है, व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted, and the proposal when accepted it become promise, and promise and itself is an agreement। डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन वापस इसको डेफिनेशन को एलोबरेट करते हैं। व्हेन द पर्सन टू whom proposal is made, फॉर एग्जांपल A offer to sell his car B for 2 lakh, the proposal is made to B को मेड किया था प्रपोजल। द पर्सन टू whom proposal made B is above example and B signifies his assent, अगर वो बोलता है हाँ on the proposal, in other word B grant his consent on A's approval, so A's proposal he giving his approval, then we can say B signifies his। जिसको ऑफर किया वो ही एक्सेप्ट करेगा, दूसरा पास वाला उसका भाई को एक्सेप्ट करेगा तो नया ऑफर दे उसको, वो वाला ऑफर नहीं हो सकता। वो जिसको ऑफर स्पेसिफिक पर्सन को दिया है, बी को दिया है, बी ही उसको एक्सेप्ट करेगा। जब वो अपना कंसेंट दे देगा, एक्सेप्टेंस की असेंट दे देगा, तो अपन बोल देंगे क्या हो गया, इट बिकम प्रॉमिस। व्हेन बी सिग्निफाइज हिज कंसेंट अ प्रपोजल एक्सेप्टेड, एंड व्हेन इट एक्सेप्टेड इट बिकम प्रॉमिस, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एक्सेप्टेंस के अंदर क्या रिलेशनशिप है देखिएगा। एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर, ऑफर का एक्सेप्टेंस हो सकता है। वॉट अ लाइटेंड मैच बॉक्स ऑन द ट्रेन ऑफ गन पाउडर, यानी अगर गन पाउडर यानी पाउडर, अगर मैं सिंपल सी बात करूँ इस एग्जांपल को देते हुए, मैं क्या बोलते हैं उसको, पेट्रोल, अगर मैं पेट्रोल में कोई रस्सी गीली करके मैं रख दूँ और सिर्फ उसको माचिस की एक तिली सी जितनी सी चिंगारी दे दूँ तो पूरी रस्सी जल जाएगी। ऐसे बोलता है गन पाउडर, जो गन पाउडर होता है, जो अपना ये क्या बोलते हैं बारूद है, वो बारूद बिछा कर रखा है और उसमें सिर्फ लाइट की मैं तीली जगा दूँ तो वो क्या जाएगा, जल जाएगा, आग लग जाएगी। कितने सेकंड, कम सेकंड्स ऑफ टाइम में हो जाता है। वैसे सिर्फ इसकी तुलना कर रखी है कि ऑफर क्या है, वो बारूद है, और माचिस की जो चिंगारी है वो क्या है, एक्सेप्टेंस, यानी आपने अपनी कंसेंट देते ही इट मेक ए प्रॉमिस, इट मेक प्रॉमिस। लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस, एक वैलिड एक्सेप्टेंस, वैलिड ऑफर के लिए क्या क्या चीज़ थी हमने पढ़ा था, वैसे वैसे वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए क्या चीज़ है वो पढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय पर्सन टू हुम इज ऑफर, मैंने बोला था जिसको दिया है वो ही क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है देखिएगा, बोल्टन, इसका नाम चेंज कर देते हैं, बी कर देते हैं, बी ब्रॉट अ बिजनेस फ्रॉम ए, बी ब्रॉट अ बिजनेस फ्रॉम ए। जॉन यानी सी, जो क्या था, हुज बीज सॉरी एज क्रेडिटर, कौन है एज का क्रेडिटर, यानी बी ने ए से बिजनेस खरीदा। अब बिजनेस का मालिक कौन है, बी है, और जो ए है उसका क्रेडिटर, यानी इससे पैसे कौन मांगता था, सी मांगता था। सी ने क्या क्या एक ऑर्डर दिया, किसको दिया, इसको, ए को, कि भाई ये सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स है, ये मुझे बेच, कि पैसे तो ऐसे मांगता था, उसने बोला कुछ सामान मेरे को बेच। अब क्योंकि किसने खरीद लिया है, बी ने, ए का बिजनेस किसने खरीद लिया, बी ने, तो बी क्या करता है, वो गुड्स की सप्लाई दे देता है किसको, सी को। भाई समझे मेरी बात, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये सी है। सी कौन है, ये क्रेडिटर है, किसका क्रेडिटर है भैया, ये ए का क्रेडिटर है। अब बी बीच में कौन है, जिसने ए का बिजनेस अब टेक ओवर कर लिया, ठीक है। सी ने ए को ऑर्डर दिया कि भैया क्या ऑफर दिया कि मुझे इतने अमाउंट का इतने सर्टेन गुड्स मुझको भेज। बी ने बीच में पंचायती करके क्या किया, क्योंकि बिजनेस के बाद इसने गुड्स भेज दिया कि भाई हाँ ठीक है, डिमांड आई तो भेज दिया। इसने पैसा देने से मना कर दिया सी ने, क्यों, ये बोलता देख मैं तो पैसा मांगता ऐसे,
मेरे पैसे उसमें माइनस कर दे, खत्म होगी बात। ये बोलेगा अरे भैया ए से तो बिजनेस खरीद लिया, मैं हूँ उस बिजनेस का मालिक और मेरे को पैसा आपने दिया, नया टर्म्स में मेरे को पैसा दो मुझे। ये बोलेगा जब मैंने ऑफर तुझे दिया ही नहीं तो तू बीच में पड़े क्यों? तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, जब तक ऑफर जिसको देते हैं वही एक्सेप्ट कर सकता है, उसके अलावा कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। समझे मेरी बात? एग्जाम्पल समझ में आया? आगे चलते हैं। हाँ, अरे यार देख वो वापस बात आएगी, इसको अपन ये जो है ना कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, इसका अपन पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। दूसरी बात एक्सेप्टेंस, पहले क्या होता है जिसको ऑफर दिया वो एक्सेप्ट कर सकता है। दूसरी बात एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड जैसे ए इंक्वायरीज फ्रॉम बी, विल यू परचेज माई कार फॉर 2 लाख। ए ने बोला बी को बोला क्या तुम मेरी 2 लाख में कार खरीदोगे? बी ने बोला आई सेल परचेज योर कार फॉर 2 लाख इफ यू बाय माई मोटरसाइकिल फॉर 50,000 रुपीज़। मतलब मैं आपकी कार खरीद लूँगी, मेरी 50,000 की मोटरसाइकिल जो मेरी वो 50,000 में आपको खरीदनी पड़ेगी। हियर बी कैन नॉट कंसिडर टू बी एक्सेप्टेड द प्रपोजल। यहाँ नहीं बोलता बी ने एक्सेप्ट तो कर लिया कार खरीदने के लिए, क्योंकि उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने क्या क्वालिफाइड कंडीशन कर दी। यानी जो एक्सेप्टेंस, जो ऑफर जैसा दिया है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके अंदर आप कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने चेंज कर दिया तो उसको एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा, आपका काउंटर ऑफर हो गया वो तो ऊपर, और ये क्या हो गया, इट बिकम एन काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर होता है क्या होता है, एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। एक्सेप्टेंस हमेशा अनकंडीशनल रहेगी, देयरफॉर द एक्सेप्टेंस इन द केस इज अनकंडीशनल। दो बात, पहली बात जिसको ऑफर दिया वो एक्सेप्ट है, दूसरी बात अनक्वालिफाइड अनकंडीशनल जैसी है वैसी की वैसी। तीसरी बात एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, जिसको बोला है उसके पास कम्युनिकेट होना चाहिए। समझे मेरी बात? अगर नहीं हुआ कम्युनिकेट तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बी कौन है? अ सप्लायर set a draft agreement relating to the supply of coal to the manager of railway company metropolitan railway for his acceptance। यानी metropolitan railway company उसके मैनेजर को, ये मिस्टर बी ने क्या किया, ये सप्लायर है, इसने क्या दिया, एग्रीमेंट दिया, ड्राफ्ट एग्रीमेंट दिया पढ़ाने के लिए या साइन करने के लिए, भाई ऑफर दिया कि भाई हम कोल वोल का है मामला, हम आपको दे रहे हैं, आप एक्सेप्ट करो क्या। मैनेजर ने अप्रूव कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। द मैनेजर रॉट द वर्ड अप्रूव्ड ऑन द सेम, उस पर अप्रूव लिख के क्या कर दिया, वो ड्राफ्ट एग्रीमेंट को ड्रॉर के टेबल के अंदर डाल के, ड्रॉर के अंदर डाल के उसको बंद कर दिया। सोचा बाद में इसको मैं भेज दूंगा कंपनी के, उसको भेज दूंगा बाद में, फॉर्मल एग्रीमेंट बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसने अप्रूव लिख के कहाँ डाल दिया, नीचे डाल दिया। अब क्योंकि उसने नीचे डाल दिया अप्रूव करके, ड्रॉर के नीचे डाल दिया, तो क्या होगा, हेल्थ देयर वाज नो कॉन्टैक्ट एज द मैनेजर नॉट कम्युनिकेट द ऑफर टू द सप्लायर ऑफ द बी। अब ड्रॉर के अंदर पड़ा, उसको वापस भेजा था ना ये एक्सेप्टेंस, जब तक वो कम्युनिकेट नहीं होगा एक्सेप्टेंस, वो भी एक्सेप्टेंस माना नहीं जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, और छोटे छोटे एग्जाम्पल है, इसको देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वेयर एन ऑफर मेड बाय इंटरनेट ऑफरी विदाउट नॉलेज दैट द ऑफर हैज बीन मेड हिम कैन नॉट बी डीम्ड एज एक्सेप्टेंस। वो वाली बात होगी क्या, कि जब तक उसको पता ही नहीं कि ऑफर मुझे मेड किया गया तो उसका एक्सेप्टेंस को मतलब नहीं रखेगा। अ mere वेरिएशन इन द लैंग्वेज नॉट इन्वॉल्विंग एनी डिफरेंस इन द सब्सटेंस वुड मेक द एक्सेप्टेंस इनइफेक्टिव। लैंग्वेज में डिफरेंस होने से कोई नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूँ हाँ, कोई बोले हाँ एक्सेप्टेड है, ऐसे लिख कर बोलूँ, या बोला हाँ, मतलब समझ रहे हो, या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज में बोले, लोकल लैंग्वेज में बोले, या किसी भी तरीके से अलग तरीके से उसका एक्सेप्टेंस देने का तरीका अलग हो, कोई कंडक्ट से, हाथ के इशारे से, एक्शन से क्या कर दे, हाँ कह दे, तो भी वो एक्सेप्ट माना जाएगा। लैंग्वेज का यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, वेरिएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी दूसरी बात, पहली बात ऑफर जिसको वो एक्सेप्ट, दूसरी बात क्या की थी सर आपने, कि वो क्या होता है, अनकंडीशनल होना चाहिए। और तीसरी बात जो भी आपने की है वो बड़ी अच्छी है कि कम्युनिकेट होना चाहिए। जब तक कम्युनिकेट होगा ही नहीं तो एक्सेप्टेंस कैसे माना जाएगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जिस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में उसको मांगा गया था उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में ही होना चाहिए। मेल के था मांगा हुआ, अगर ऑफर में लिखा है कि मेल से मुझे हाँ का जवाब दीजिए तो मेल से ही देना पड़ेगा। टेलीफोनिक करो तो टेलीफोनिक ही करना पड़ेगा, और बोला रिटर्न में चाहिए तो रिटर्न में ही देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं देता तो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसने बोला कि एक्सेप्टेंस थ्रू मैसेंजर कीजिएगा, उसने मेल कर दिया, मेल नहीं किया, ऑफरी सेंड एक्सेप्टेंस बाय द मेल, नो एक्सेप्टेंस एंड वैलिड कॉन्टैक्ट नहीं होगा, एक्सेप्टेड एंड वैलिड कॉन्टैक्ट। ये क्या हुआ, नो एक्सेप्टेंस इफ द ऑफर इन्फॉर्म द ऑफर एक्सेप्टेंस नॉट अकॉर्डिंग द मोड प्रिस्क्राइब्ड, इफ द ऑफर फेल्स टू डू सो इट प्रीज्यूम्ड दैट द एक्सेप्टेंस में वैलिड कॉन्टैक्ट विल अराइज। कहने का मतलब, जैसे मैसेंजर में उसने बोला कि मुझे मैसेंजर में आप लिख के देना, आप एक्सेप्ट करते नहीं, तो उसने क्या कर दिया, मेल कर दिया। मेल कर दिया, अब अगर ऑब्जेक्शन हो जाए उसको कि आपने मेल क्यों किया, हालांकि उसने मेल भी पढ़ लिया, लेकिन मैंने तो आपको बोला मैसेंजर पे ही करना था, ऐसा कहता है तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कॉन्टैक्ट
खत्म हो जाएगा, ऑफर एक्सेप्टेंस माना नहीं जाएगा। अगर फेल टू डू सो, अगर वो ऑफर नहीं कहता ऐसी कोई चीज़, उसको एक्सेप्टेड है तो कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। टाइम भी एक बहुत बड़ा इशू है एक्सेप्टेंस के अंदर। क्या, जिस टाइम में स्पेसिफिक टाइम लिमिट है तो उस स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर ही क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेंस मानेगा, तो नहीं मानेगा। अपन स्टैंडिंग ऑफर मैंने आपको बताया 30 सितंबर तक है, 1 अक्टूबर को वो बोले कि भाई नहीं मेरा एक्सेप्ट करो, तो नहीं हो सकता, ठीक है। जिस प्रेस्क्राइब मोड में है, जो समय पर है, वहीं एक्सेप्टेंस होगा, तभी माना जाएगा। मियर साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, ये भी एक अच्छी बात है। खाली चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं होता है। एग्जाम्पल पढ़िएगा, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्या है, एफ है जो अंकल है किसके, उसके नेफ्यू के, और नेफ्यू के होंगे, उसके नेफ्यू के हाउस में एफ जो अंकल है अपने नेफ्यू के हाउस में जाते हैं, वहाँ एक घोड़ा उनको पसंद आता है और वो बोलते हैं इफ़ आई हियर नो मोर अबाउट इट आई शेल कंसिडर द हॉर्स इज माइन फॉर द £30। अगर इसमें अब तुम कुछ नहीं बोलोगे तो, मतलब ऐसा बोला उसने, चला के बात ऐसे कही कि भाई अगर तुम्हारी ना नहीं हो तो ये घोड़ा आज से मेरा है $30 में, ठीक है, £30 में, ठीक है। नेफ्यू ने कोई रिप्लाई नहीं किया, चुप रहा, मियर साइलेंस, एकदम चुप, कोई बोला ही नहीं। ऑक्शनर हुआ, जब ऑक्शन होता है फार्म हाउस के, घोड़े ऑक्शन में गए तो वो घोड़ा भी चला गया। हालांकि ऑक्शन के टाइम ये कह के गया था अंकल उसको, किसको, घोड़ा जो संभालता है ना उसको, ऑक्शनर को बोला था भाई इस घोड़े को ऑक्शन से बाहर रखना है, ये मैंने खरीद लिया है, ठीक है। उसने बोला, नेफ्यू ने भी तो कुछ नहीं बोला जो असली मालिक है। ऑक्शन में गया और बाई चांस ऑक्शन में घोड़ा बिक भी गया। अब वो अंकल बोलता है उस नेफ्यू को कि जब मैंने तेरे से खरीद रखा था, अपना कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था, तो तूने आगे इसको क्यों बेचा। तो वो बोलता है हेल्ड एफ कुड नॉट सक्सीड एज नेफ्यू नॉट कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस टू हिम। उसने उसको कम्युनिकेट ही नहीं किया। हाँ मैंने बोला था ना चुप रहना, कि तू चुप रहना, अभी तो नहीं बोला। ना बोलना या चुप रहना ही एक्सेप्टेंस नहीं हो जाता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा एग्जाम्पल है ये न्यूज़पेपर और मैगजीन वाला। हमारे घर पे न्यूज़पेपर मैगजीन आती है, 1 महीना आई ऑटोमेटिक, 1 महीने का बिल जब आएगा न्यूज़पेपर वाले तो बेचारा 2-2, 3-3 महीने, कई बार 6-6 महीने से बिल लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो ऑटोमेटिक, जो सब्सक्रिप्शन आपने लिया, पैसा आया, आपने 1 महीने का पैसा दिया, मैगजीन्स आई आपके घर पे, अगला महीने ऑटोमेटिक आ रही है। आपने बोला मैंने तो, आप लेते गए, जब 2 महीने का बिल दिया अगले, तो आपने बोला कि मैंने तो बोला ही नहीं, तुम मुझे देखे क्यों गया। ऐसा नहीं हो सकता। क्या होता है कि आप चुप रहे, ये भी एक्सेप्टेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब किया है और जब आपके माल आ रहा है, यानी आपने ऑफर किया, उसको वो एक्सेप्ट कर चुका है, वो लगातार एक्सेप्टेंस चल रहा है, आपको रोकना चाहिए उसको वहाँ पर और बोलना चाहिए कि आगे से मुझे नहीं चाहिए। अगर मैगजीन भेज दिया तो ये माना जाएगा। देखिएगा, ए सब्सक्राइब द वीकली मैगजीन ऑफ फॉर 1 ईयर, इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सब्सक्रिप्शन द मैगजीन कंपनी कंटिन्यू टू सेंड हिज मैगजीन फॉर 5 ईयर, 5 साल तक और बेचती रही। एंड ऑल्सो ए कंटिन्यू टू यूज द मैगजीन बट डिनाइड टू पे द बिल सेंड टू हिम। यानी पहले तो कंटिन्यू करता है, जब बिल भेजा तो बोला कि नहीं भाई अब मेरे को नहीं चाहिए। तो ए वुड लाइबल टू पे दिस कंटिन्यू यूज ऑफ मैगजीन वॉज हिज एक्सेप्टेंस टू द, कंटिन्यू यूज कर रहा है, कुछ नहीं बोला, वो भी एक्सेप्टेंस माना जाएगा। वहाँ पे ऐसा नहीं कि मियर साइलेंस इज नॉट कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस, बिकॉज आपने जब सब्सक्रिप्शन करना था डेट टाइम, आप तो क्या आपने साइलेंस रखा नहीं था, डेट टाइम आपने पैसे दिया था और सब्सक्राइब किया था, उसके बाद आप रोके क्यों नहीं, आपने लिया है, मतलब वही ऑटो वाली बात होगी जी, अंदर बैठे और गए, सिटी बस में गए, ट्रांसपोर्टेशन में गए, पैसा देना पड़ेगा, आपने एक्सेप्ट किया है, ओके। हाँ ये बात होगी। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इम्प्लाइड, मैंने बताया था एग्जांपल क्या, व्हेन अ ट्रेडमैन रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर एग्जीक्यूट द ऑर्डर बाय सेंडिंग द गुड, द कंज्यूमर ऑर्डर्स customers order for a good constitute the offer which has been accepted by the trade and must subsequently sending the good, it can acceptance by the conduct। कहने का मतलब अगर किसी ने ऑफर दिया है, सिंपल सी एक्सेप्टेंस की बात कर दूँ, वही ऑटो वाली, अगर ऑटो रुका है और आप उसके अंदर बैठ गए हो, दैट मीन्स क्या हुआ, आपने उसका ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया। उसने भी इम्प्लाइड ऑफर किया, रोकी सिर्फ आपके पास, आप अंदर आके बैठ गए, आपने भी कुछ नहीं बोला, इट बिकम इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। और कंडक्ट, हाथ के द्वारा, अगर कोई ऑटो जा रहा है, आपने हाथ से भी ऐसे ऊपर किया, ऑटो वाले, गाड़ी वाले, टैक्सी रुक गई, आप अंदर बैठ गए, आप चलिए, आपने बोला कि क्या भाई, क्या आपने मुझे बुलाया था ना, कि मैंने बुलाया था ना, तो मैं तो हवा देख रहा था कि भाई हाँ हवा कैसी है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, पीटेगा अलग, मारेगा अलग और पैसे अलग से लेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भी एक्सेप्टेंस होते हैं, राइट। ऑफर हो गया सर, एक्सेप्टेंस हो गया, हमें सब पता चल गया वैलिड ऑफर के लिए क्या चीज़ चाहिए, वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए क्या चीज़ चाहिए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कब ऑफर का कम्युनिकेशन पूरा माना जाएगा और कब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन पूरा माना जाएगा, ठीक है। अगर फेस टू फेस हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब एक दूसरे से बात होगी, जबान से जबान होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। चलो पढ़ते हैं। हाँ ये एक चीज़ है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया किसको, टाइम एलिमेंट को। टाइम एलिमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दिया था, टाइम से पता चलेगा कि ऑफर हुआ या कब वो रिवोक हो जाएगा ऑफर, और एक्सेप्टेंस कब हुआ। देखते हैं।
डिसाइडिंग द व्हेन द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड। नंबर 1, ऑफर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। जब अगले के नॉलेज में जब तक नहीं आता वो ऑफर हमारा क्या पूरा नहीं माना जाएगा। समझ रहे हो? उसके नॉलेज में उसके था। मैंने बोल दिया शादी में कोई था, मैंने बोला यार मेरे क्या बोले मामा को मुझे कोई ऑफ़र करना था। मैंने मामा के लड़के को बोला कि भाई तू एक काम करना, मामा जी को बोलना कि भाई ये इतना है, ये ऑफ़र है, इसमें ख़रीदना हो तो मुझे बता दो। अब मैंने ऑफ़र कर दिया और जब मैंने वो चीज़ किसी को बेच दी तो उन्होंने बोला यार तूने मुझे ऑफ़र किया ही नहीं था। मैंने कहा ऑफ़र तो मैंने आपको किया था। बोले ऑफ़र तूने मुझे किया ही नहीं, क्योंकि मेरे नॉलेज में वो बात पहुँची नहीं। जब तक पहुँची नहीं तेरा ऑफ़र ही कंप्लीट नहीं हुआ था। एक्सेप्टेंस की तो दूर की बात है। When A makes a proposal to buy by post, अगर A B को by post से अगर कोई proposal भेजता है तो sell his house for 5 लाख, वो बोलता है मेरा घर 5 लाख में खरीदना है, पोस्ट से उसने भेजा, वो कंप्लीट कब होगा देखना। इफ़ द लेटर कंटेनिंग द ऑफर इज पोस्टेड ऑन 10 तारीख, 10 तारीख को 10 मार्च को उसने पोस्ट किया, वो पहुंचा कब? 12 मार्च को। पहुंचा कब? 12 मार्च से। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट कब हुआ? कि सर 12 मार्च को, जब उसके पास पहुंचा। अभी भी एक बात, ही रिसीव द लेटर ऑन 12 मार्च बट ही रीड ऑन 15 मार्च। पढ़ा उसने 15 मार्च से, वो पढ़ा रहा वहाँ पे, या पोस्ट ऑफिस में पढ़ा रहा है या करके वहीं 12। तो ऑफ़र कम्युनिकेट कब हुआ? कि सर 12 नहीं होकर 15 मार्च को ये ऑफ़र क्या हुआ हमारा? कम्युनिकेट हो गया। राइट? समझो मेरी बात? इस बात को समझ में आया ये वाली बात कि कम्युनिकेट कब होगा? जब उसके नॉलेज में आएगा, जब वो खुद पढ़ेगा तब। सर इसको डिसाइड कैसे करेंगे? इट डिपेंड्स। जो प्लेंटिफ है, जो पीड़ित पक्ष है वो अपने आप, जो डिफेंडेड है और जो प्लेंटिफ पक्ष जो डिफेंडेड है वो अपने आप, जैसे अगर किसी ने किसी पे केस किया है, जो पीड़ित पक्ष मैंने किसी पे केस किया है, तो सारा का सारा मेरे ऊपर होगा क्या? एविडेंस पेश करने का, और डिफेंडेंट का रहेगा कि उसको वो गलत साबित करे, उसके लिए वो एविडेंस लाता है। राइट? ये तो हुआ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। कब पहुँचेगा? जब उसके नॉलेज में आएगा। सिंपल सी बात जो याद रखने वाली बात है कि क्या याद रखने वाली बात है सर? कि सर बात याद रखने वाली इतनी सी है कि ये नॉलेज जब उसके नॉलेज में आएगा। ठीक है? दूसरी बात, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब पूरा होता है? व्हेन 2 इश्यूज ऑफ डिस्कशन एंड अंडरस्टैंडिंग। इसके लिए 2 इशू एक दिमाग में आना चाहिए, क्या जो उसको डिस्कशन के लिए काम आता है एक्सेप्टेंस। ध्यान से सुनना। लेट अस फर्स्ट कंसीडर द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। पहली बात तो उससे पता चला किस तरीके से आप एक्सेप्टेंस भेज रहे हो, बाय पोस्ट भेज रहे हो, चाहे मेल, चाहे टेलीफोनिक, कंडक्ट, बाय एक्ट। तो क्या 2 मोड हमारे सामने है, ऐसे 3 है पर ज़्यादा 2 मानो। बाय एनी एक्ट, किसी काम करने से आप एक्सेप्टेंस मान रहे हो, वो बोलेगे क्या तुम ये नीचे से चीज़ें ऊपर उठा के ले आओगे? मैं जाके चीज़ें उठाने लग गया। बाय एक्ट, मैंने एक्सेप्ट कर लिया आपके ऑफर। और बाय ओमिशन या इंटेंडिंग देयरफॉर, या कोई समय हो गया आप ओमिशन में आप भूल गए और आपने उसको एक्सेप्ट ऑटोमेटिक हो गया। कैसे हुआ? एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। टू कम्युनिकेट टू द ऑफर टू द अदर इफेक्टिव। ठीक है, पड़ेगा। कम्युनिकेशन बाय एक्ट इंक्लूड एनी एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड वेदर रिटन और ओरल। एक्सप्रेशन की बात एक्ट है, यानी लिखित में भी दे सकते हो, ओरल भी बोल सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन पूरा माना जाएगा जब आपने कोई चीज़ करी। ठीक है, यानी पूरा कब होगा? अगेन कम्युनिकेशन विल इंक्लूड एनी कंडक्ट इंटेंड टू कम्युनिकेशन लाइक पॉजिटिव एक्ट्स और साइन सो दैट द पर्सन अंडरस्टैंड द पर्सन एक्टिंग और मेकिंग सिग्नल मीन्स से और कन्वे। मैं जरूरी नहीं है कोई गूंगा आदमी है तो मैं उसको क्या इशारों से भी कॉन्टेक्ट करवा सकता हूँ, तो वो भी कम्युनिकेशन बाय क्या आ गया? बाय क्या आ गया? एक्ट आ गया। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन टू डू सम, जैसे फॉर एग्जाम्पल वुड बी ट्रीटेड एज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे कि मैगजीन का एग्जांपल, मैगजीन आनी थी 1 साल तक, आप चुप रहे, साइलेंस रहे, आप भूल गए, सब्सक्रिप्शन तो चालू रहा, वो तो आता रहा। जैसे अपन करते हैं ना, इसका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होता है और ये सब होता है। फर्स्ट टाइम तो अपन 1 महीना फ्री होता है, फिर कहता है, फिर ऑटोमेटिक सब्सक्रिप्शन पैसे काटता है वो, क्योंकि आप भूल गए। भूला मतलब एक्सेप्टेंस। वो कई बार ओमिशन में भी एक्सेप्टेंस हो जाता है, कम्युनिकेट माना जाता है। कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। कंडक्ट के साथ कैसे हुआ देखिएगा, इसका एग्जाम्पल देखिएगा। फॉर इंस्टेंट डिलीवरी ऑफ गुड्स एट द प्राइस बाय सेलर टू द विलिंग बायर विल अंडरस्टूड द कम्युनिकेशन बाय कंडक्ट और कन्वेंशन में। सिंपल सी बात है, अगर मैं सिंपल बार डिलीवरी ऑफ गुड कह रहा हूँ तो पैसे लूँगा और सामान दे रहा हूँ, तो मेरा क्या हुआ? एक्सेप्टेंस होगा। सिमिलरली वन नीड नॉट एक्सप्लेन एनी वन बोर्ड एज अ पब्लिक बस और ड्रॉप अ कॉइन ऑन इन वेटिंग मशीन। यानी कंडक्ट आपके द्वारा, आप वेटिंग मशीन में 1 रुपया डाल रहे हो तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो उसका ऑफर कि यहाँ पे वेट, आप अपना वेट मेजर करो। आपने 1 रुपया डाला, आपने एक्सेप्ट किया, तो उसने रिजल्ट में आपको क्या दिया? वेट निकाल के दिया। राइट? समझो मेरी बात? इसी तरीके से क्या होता है ये, द फर्स्ट एक्ट इज अ कंडक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड इज कम्युनिकेशन टू द ऑफर बाय द पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। मैंने एग्जांपल बताया तो मैं बस वाला, यानी आप अपने कंडक्ट, अपने हरकत से एक्ट कर रहे हो तो वो भी कम्युनिकेट मानी जाएगी जब आपका हरकत या आपकी कंडक्ट या आपका एक्ट पूरा हो चुका होगा। राइट? लेट अस नाउ
कम टू द इशू व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। ये एग्जांपल थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इजी है बहुत। इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट इट इज़ कंप्लीट व्हेन, अगर प्रपोजर की तरफ से देखो कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, प्रपोजर यानी जो प्रपोज कर रहा है, when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor to withdraw the same। प्रपोजर कब समझेगा कि आपने क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया है, जब उसने वहाँ से कोई लेटर है, मेल है, पोस्ट है, उसके हाथ से निकल गया और आपके लिए आ गया तो आपने मान लिया, तब से एक्सेप्टेंस हो गया। जब तक आपके पास आएगा, ऐसा जरूरी बीच में वो रुकवा भी सकता है, लेकिन आपने ये सोच लो, आप मान लो, तब से क्या हो जाएगा, यानी उसने जिस दिन से यहाँ से पोस्ट कर दिया, 12 तारीख को पोस्ट किया है, आपके पास 15 तारीख को पहुंचा, लेकिन एक्सेप्टेंस आपका एज ए ऑफरर आपके लिए एक्सेप्टेंस कब हो जाएगा, वो 12 तारीख हो जाएगा, जब दिन उसने पोस्ट ऑफिस से रवाना कर दिया उसको। और एक्सेप्टर के लिए कब होगा, जब उसके नॉलेज में आएगा, जब उसके पास आएगा। ठीक है ना, समझे मेरी बात। यहाँ तक क्या पढ़ रहे थे अपन, ये सब ये पढ़ रहे थे सर, हम ये पढ़ रहे थे कि भाई कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस, हमने ये भी पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया। अब हमें बस थोड़ा बहुत कुछ कन्फ्यूजन है, वो भी आप कुछ स्पेशल कंडीशन में कम्युनिकेशन कैसे होता है वो भी बता दो, बिल्कुल बता देंगे आपको। वेयर अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट, जब लेटर सेंड बाय पोस्ट करते हैं तब प्रपोजल कब एक्सेप्टेड माना जाएगा। सिंपल सी बात, कब माना जाएगा कि सर व्हेन द लेटर रीच टू द प्रपोजर, जब प्रपोजर के पास लेटर पहुंच जाएगा तभी हम मानेंगे। लेकिन इसमें दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी अभी, दो व्यू भी है इसके अंदर, कि जब उसके पास से पोस्ट से निकल गया या तो वो डेट मान लो, या आपके पास पहुंचा वो डेट मानो। क्योंकि एक्सेप्टर के पास एक और राइट होता है कि वो क्या, एक्सेप्टेंस जब तक उसके पास पहुंचेगी नहीं, ऑफर के बाद बीच में रुकवा भी सकता है। ये अपने इंडियन लॉ के अंदर है, ऐसे इंग्लिश लॉ के अंदर ऐसा नहीं है। आगे डिफरेंस पढ़ेंगे इसको, देखिएगा। हाँ ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे इसको आगे और इसको डिस्क्राइब करता हूँ बाय पोस्ट। ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा, मैं नीचे बताता हूँ। एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन और लेटर तो कब होगा, जब फ़ोन पे बात कर ली और बात हो गई डन कि भाई हाँ ये करना है, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, एक दूसरे की आवाज़ सुनाई देगी, ट्रांसमिशन हो गया सब। अब ये बोलता है जो कॉल ड्रॉप्स है, डिस्टर्बेंस है, ये सब होगा अगर, तो कहीं दिक्कत हो सकती है, वहाँ वैलिड कॉन्टैक्ट नहीं मानेंगे। भाई कॉल डिस्ट्रप्शन हो गया, मैंने सुनी नहीं इसकी बात, कॉल डिस्ट्रक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कई तरह की बातें हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन। कुछ स्पेशल कंडीशन के अंदर कम्युनिकेशन कैसा होता है। बहुत सारे मच्छर है यार यहाँ पे, तो मच्छर नहीं है, कुछ अलग है। चलो, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन के अंदर कम्युनिकेशन कैसी होती है। समटाइम्स देयर इज अ सिचुएशन वेयर देयर आर कॉन्टैक्ट विद स्पेशल कंडीशन, कुछ कॉन्टैक्ट स्पेशल कंडीशन के साथ होते हैं, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे पूरा होगा, कंप्लीट कैसे माना जाएगा। ठीक है, देखेगा। Where a passenger undertakes a travel, the condition of travel are printed on the back of the tickets. Sometimes these special conditions are brought to the notice of the passenger, sometimes not. If any event the passenger is treating as having accepted the special condition, he brought it. टिकट जब आप लेते हो, उस टिकट को पलट के देखना, चाहे रेलवे का हो, चाहे एरोप्लेन का हो, किसी का भी हो, पलट के देखना, उस पर लिखा होता है। बस का टिकट भी इवन उसकी ने 4-5 कंडीशंस लिखी होती है। सामान का, यात्री अपने सामान का जिम्मेदार खुद रहेगा, यात्री ये होगा, वो होगा, जो भी लिखा, बिना टिकट पाया जाएगा तो ये फाइन होगा। तो ये कंडीशन है। जब आपने टिकट खरीदा, एट लास्ट माना गया कि वो आपको कम्युनिकेट, वो जब टिकट आपके पास आ गया, हम मानेंगे कि वो आपको कंडीशन, आपने इसको पढ़ ली है, चाहे आप वो पीछे घुमा के आप पढ़ो या ना पढ़ो। इसको बोलते हैं स्पेशल कंडीशन में कम्युनिकेशन, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, ऐसा कैसा, जो लॉन्ड्री वाले होते हैं, लॉन्ड्री वाले के भी पीछे लिखा होता है कि भैया गुड्स है, सामान, कोई भी सामान, कीमती सामान या किसी प्रकार का सामान खोने पर हम उसकी मार्केट वैल्यू का 15% जैसे लिखता है 10% ही आपको वापस करेंगे, यानी हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, आप अपनी जिम्मेदारी पे छोड़िए। हम कभी पढ़ते नहीं, ऐसा ही होता है। अगर सामान वामान घुस जाएगा तो उस पर जब केस करोगे तब वो बताएगा बिल के साहब इसके पीछे लिखा हुआ, और ये स्पेशल कंडीशन के अंदर कम्युनिकेशन मानेंगे और एक्सेप्टेड मानेंगे हम इसको। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पूरा। 15% ऑफ मार्केट वैल्यू, लॉन्ड्री वाला ड्राई क्लीनर बोलता है, और टर्म्स अनरीजनेबल एंड पी वॉज एंटाइटल्ड टू रिकॉर्ड द फुल अमाउंट ऑफ, सर ये क्या, एक मिनट रुकना, ये थोड़ा सा लगे। पी डिलीवर्ड सम क्लोथ टू द ड्राई क्लीनर फॉर विच सी रिसीव अ लॉन्ड्री रिसिप्ट कंटेनिंग अ कंडीशन दैट इन केस ऑफ लॉस कस्टमर वुड एंटाइटल्ड टू क्लेम 15% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द ट्रॉली। पी लॉस्ट द न्यू सारीज, हेल्ड द टर्म्स वॉज अनरीजनेबल। अब 15% कर दिया। हाँ, इस ग्राउंड पे भी काम हो सकता है कि भैया ये 15% जो आपने हाँ एकदम किया है। ऐसे भी हर ड्राई क्लीनर, हालांकि जैसे इवन मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे भी ड्राई क्लीनर के ऐसा ही है, 10% लिखा है उसने, तो यहाँ 15 तो लिखा है। पर कोर्ट में आप इस चीज़ को कर सकते हो, जैसे डिसाइडेड लॉ है, ये जो लिली वाइट्स वर्सेस ये जो कौन है, मनुष्य स्वामी जो भी है, इसके साथ एक डिसाइडेड लॉ है। इसमें ऐसा हो सकता है कि उसके रीजनेबिलिटी के ग्राउंड्स पे आप उसको चैलेंज कर सकते हो कि सब 15%।
50,000 की सैलरी 15%, समझ लो, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। आगे हाँ, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, जैसे राइटिंग में होना चाहिए, एनफोर्सिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। इट वेल एस्टेब्लिश्ड दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स ऑन द अनदर हु इज सब्सिक्वेंटली अनअवेयर ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, प्रोवाइडिंग द पार्टी वेटिंग टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट गिव द नोटिस विच सर्कमस्टेंस इन द केस इज सफिशिएंट रीजनेबल, बट द एक्सेप्टर विल नॉट इनकर एनी contractual obligation if the document is so printed and delivered to him in such a state that it does not give reasonable notice। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए इसका, एक रीजनेबल पढ़ने जैसा होना चाहिए। अब वो अगला, मुझे पता है कि भाई अगला आदमी कोई तमिलनाडु का है या प्योर तमिलनाडु, उसको तमिल ही आती है और कुछ नहीं आती, और मैं उसको संस्कृत में या हिंदी में लिखकर मैं उसको भेज रहा हूँ, या हिंदी तो चलो आ भी जाएगी, मैं गुजराती में उसको लिखकर भेज रहा हूँ, तो इट्स नॉट रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, इसको पढ़ सके, ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो ईजिली उनके लिए क्या हो, पढ़ने लायक हो, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ये पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, कम्युनिकेशन सर ऑफर पढ़ लिया, और कम्युनिकेशन हमने परफॉर्मेंस पढ़ लिया, और कुछ स्पेशल कंडीशन में कम्युनिकेशन कैसी होती है वो भी बात हमने पढ़ ली। अब पढ़ते हैं कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। क्या पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस पूरा करोगे तो उसका कम्युनिकेशन कैसे होगा। अगर मैं प्रपोजर की तरफ से देखूँ तो उसके व्यू पॉइंट से क्या होगा, और फिर मैं देखता हूँ किसके एक्सेप्टर के व्यू पॉइंट से। अगर मैं प्रपोजर के व्यू पॉइंट से देखता हूँ, जो ऑफर दे रहा है उसके लिए परफॉर्मेंस पूरी कब मानी जाएगी, है ना, वो कब मानेगा भाई मेरी परफॉर्मेंस पूरी होगी, when the acceptance is put in the course of transmission and when it will be out of the power of acceptor। वो वाली बात मैंने, उसके लिए कम्युनिकेशन पूरा कब होगा, जब क्या हो जाएगा, वहाँ से रवाना हो चुका है और उसके पावर से बाहर है, अब तो आना ही है, चाहे मेरे पास मिल गया हो नहीं मिला, उस चीज़ से मैं उसको एक्सेप्ट मान सकता हूँ। सेम एक्सेप्टर क्या करेगा, जब उसके पास उसके नॉलेज में आ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। हाँ, अब देखिएगा 40 वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड स्मोक बॉल कंपनीज के बारे में बताता हूँ, ठीक है। द डिफेंडेड, इस केस को देखिएगा, जो केस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस केस को देखिएगा, 40 वर्सेस कार्बोलिक एंड स्मोक बॉल कंपनी का। उसने बोला कि हम ऐसी एक सोल प्रोप्राइटर, उसने बोला मेरे पास ऐसी दवाई है जिसके स्मोक से आपको इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी है उसको आप क्या कर जाओगे, क्या हो जाएगी, वो बीमारी सही हो जाएगी। और उसने एडवर्टीजमेंट दिया कि अगर इस मेरी दवाई से अगर कोई प्रकार की बीमारी, वो जो बीमारी पर्टिकुलर कोल्ड है या उस तरह की वो बीमारी है, सही नहीं होती, तो उसने क्या बोला, कनेक्टेड अलाइनमेंट इशूड बाय एडवर्टीजमेंट ऑफ सेल ऑफ द मशीन। द एडवर्टीजमेंट आल्सो इंक्लूड अ रिवॉर्ड ऑफ $100 टू पे एनी पर्सन हु कॉन्टेक्टेड इन्फ्लुएंजा आफ्टर यूजिंग द मेडिसिन विच डिस्क्राइब्ड एज कार्बोलिक स्मोक बॉल। उसको यूज़ करने के बाद भी अगर किसी को कोई बीमारी हो गई हो तो दोज स्मोक बॉल ब्रॉड द स्मोक बॉल एंड यूज दैम एज ए डायरेक्टेड बट कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा, यानी उस जैसे डायरेक्टेड है वैसे यूज़ किया फिर भी उसको बीमारी हो गई तो हम उसको क्या देंगे, $100 पैसा देंगे, राइट। ये एक सिंपल सी बात है। यानी अगर मैं पतंजलि का एग्जांपल करूँ, इस एग्जांपल थोड़ा तोड़ मोड़ रहा हूँ मैं, पतंजलि जो आपको समझ में आया इजीली, पतंजलि का एग्जाम्पल, पतंजलि ने ऐसी दवाई निकाली कि भैया इस दवाई को यूज़ करने से आपको कोरोना नहीं होगा, कोरोनिल जैसे, ठीक है, कोरोना नहीं होगा, और हो जाता है तो एडवर्टीजमेंट से निकाली तो हम उसको कितना देंगे, उसको हम 1 लाख रुपया देंगे अगर उसको फिर भी अगर कोरोना हो गया तो, राइट। इस तरीके से इसने सिस्टम निकाला। अब हुआ क्या, मिस्टर चर्चिल है, जैसे कोई एक अपने इंडिया से कोई आया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कह दूं आपको, किसका नाम बोल दूं, मिस्टर एक्स जो भी इंडिया से, ठीक है, पॉलिटिकल नहीं जाते, पर मिस्टर एक्स यार, उन्होंने बोला भैया आपकी दवाई यूज़ की और फिर भी मुझे बीमारी हो गई, अब मुझे चाहिए पैसे, मुझे क्या चाहिए, पैसे चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि जो अगर कंडीशन ऑफ रिवॉर्ड की कंडीशन रखी, उसने ऑफर किया कि ऐसा कोई है तो हम उसको पैसा देंगे, उसने बोला एट द सेम टाइम उसने बोला बिल्कुल मैं हूँ और आप मुझे पैसा दो, तो यहाँ पे उसके ऑफर का क्या होगा, एक्सेप्टेंस हो गया। एक्सेप्टेंस होते फर्दर एज द एडवर्टीजमेंट डिड नॉट रिक्वायर्ड एनी कम्युनिकेशन ऑफ कंप्लाइंस ऑफ कंडीशंस, इट वाज नॉट नेसेसरी टू कम्युनिकेट द सेम। कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं किसी एक पर्टिकुलर आदमी को, आपने डायरेक्टली कैसे कम्युनिकेट कर दिया, पब्लिकली। तो कोर्ट दस इन द प्रोसेस लेट आउट द फॉलोइंग 3 इंपॉर्टेंट, इस पर्टिकुलर केस के अंदर कोर्ट ने 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल लगाए। क्या बोला कि अब से जो ऑफर दोगे आप कभी, टू बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर आप उसको कैपेबल ऑफ एक्सेप्टेंस हो, मस्ट कंटेन अ डेफिनेट प्रॉमिस बाय द ऑफरर। भाई जैसे पतंजलि ने बोला दवाई यूज़ करोगे, तो मैंने बोला हाँ भाई मैंने किया और मेरे को फिर भी हो गया या मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है, तो उस ऑफरर जिसने ऑफर दिया था वो बीच में अंदर कंडीशंस डाले, पर्टिकुलर अपनी प्रॉमिस को डिफाइन करे कि भाई ऐसा ऐसा बीमारी होगी, इतने लेवल तक होगा तो हम इतना पैसा देंगे, अगर इतना थोड़ा कोरोना होकर ठीक हो गया होगा तो हम पैसा नहीं देंगे, हम 20,000 रुपये देंगे, ठीक है। दैट ही वुड बी बाउंड प्रोवाइडिंग द टर्म्स स्पेसिफाइड,
टर्म्स स्पेसिफाइड करे तो कि उसके ऊपर हम किसी प्रकार कार्रवाई कर सके, वो बाउंड हो सके उस पर्टिकुलर चीज़ को निभाने में। एन ऑफर में बी मेड आइदर ऑन द पर्टिकुलर पर्सन और द पब्लिक एट लार्ज, ये तो बात है, एक पर्टिकुलर पर्सन को कह सकते हो या पब्लिक को कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट ने भी कहा। इफ एन ऑफर इज मेड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिस इन रिटर्न ऑफ एन एक्ट, द परफॉर्मेंस ऑफ दैट एक्ट इवन विदाउट एनी कम्युनिकेशन दैट टू रिपीट एक्सेप्टेंस ऑफ द फे, उसने बोला अगर ये किसी को हुआ है तो आइए हम आपको $100 देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे उसको एक्सेप्ट करने के लिए अलग से लेटर डालने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आ जाएगा, बोले कि यस मुझे डिजीज़ हुई है और मैं $100 के लिए एलिजिबल हूँ, तो उसका ऑफर हुआ और इसका एक्सेप्टेंस हो गया। इसके लिए किसी प्रकार की लेटरबाजी करने की ज़रूरत नहीं थी। समझे मेरी बात? ये बोलता है जब परफॉर्मेंस के बेसिस पे कम्युनिकेशन करना हो तो ऑफर और कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस बड़े ही आसानी से कम्युनिकेट हो जाते हैं। उसने पब्लिक एट लार्ज पे एडवर्टीजमेंट दिया, ऑफर दिया, उसने पब्लिक एट लार्ज में से 1-2 आदमी ने निकाल के उस जो पर्टिकुलर कंडीशन है उस कंडीशन को फॉलो करते हुए उसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया। चले आगे भैया, लास्ट वन है रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कैसे होगा, यानी मैंने ऑफर दे दिया, मुझे वापस ऑफर लेना है, रिवोक करना है, ख़त्म करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? देखिएगा, एज अगेंस्ट द कम्युनिकेशन और रिवोकेशन इज कंप्लीट, जब कम्युनिकेशन रिवोकेशन करना है, मुझे छोड़ना है, मैंने ऑफर तो दे दिया, फिर मैं बोला यार मैंने गलत ऑफर दे दिया, इसको रोकूँ कैसे, मन में सोचने से नहीं होगा, उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि भाई जो ऑफर दिया मैंने आपको उसको रिवोक कर रहा हूँ, मुझे वो ऑफर नहीं चाहिए, ठीक है। एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक इट, जिसने ऑफर दिया है, when it is put in the course of transmission to the person to whom it is made as offered but out of the power of the person who make it and as the person whom it to be made when it's come to knowledge। सिंपल सी बात है, प्रॉमिसर के लिए, ऑफरर के लिए ऑफर कब तक वैलिड रहेगा, जब तक वो ऑफर आपका उस तक पहुंचे नहीं। अगर मैंने पोस्ट से पहुंचा 12 तारीख को तो 15 तारीख को उसके पास पहुंचने वाला है, मैं 14 को बीच में जाकर रुकवा लूँ तो रिवोक हो गया आपका ऑफर, नंबर 1। और एक्सेप्टेंस, जो एक्सेप्टेंस दे रहा है, प्रॉमिस ही है, उसके लिए क्या दिक्कत होगी, जब तक उसके नॉलेज में नहीं आ जाए वो ऑफ़र, तब तक वो ऑफ़र, जब उसके नॉलेज में आ गया तब ऑफ़र रिवोक नहीं हो सकता, ठीक है। वो एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकता है, जब उसने एक्सेप्टेंस बाय लेटर भेज दिया 12 तारीख को या 10 तारीख को उसने भेज दिया कि भाई मैं आपका ये ऑफ़र एक्सेप्ट करता हूँ, फिर एक दिन बाद उसको पता चला कि यार नहीं यार ये तो गलत हो गया, तो बीच में रुकवा के उसको अगर ले ले तो ठीक है, नहीं तो वो लेटर उसके पास पहुँच गया तो इट बिकम एक्सेप्टेड और आप दोनों बाइंडिंग में आ गए और इट बिकम एन ऑफर एंड एक्सेप्टेड, इट इक्वल्स टू प्रॉमिस, ठीक है। देखिएगा एग्जाम्पल, देखिएगा ये यहाँ से एग्जाम्पल पढ़ा, एक बार ये देख लीजिए। इफ़ यू रिवोक योर प्रपोजल मेड टू मी बाय अ टेलीग्राम, जैसे आपने अगर मुझे टेलीग्राम से बेचा और उसको रिवोक करना चाहते हो, तो रिवोकेशन विल बी कंप्लीट एज फार एज यू कंसर्न विद यू दैट डिस्पैच ऑफ टेलीग्राम, बट एज फार एज आई एम कंसर्न इट विल बी कंप्लीट व्हेन ओनली आई रिसीव द टेलीग्राम। यानी आपके लिए तो ये हो जाएगा, ऑफर हमने दे दिया तो आपके लिए हो जाएगा कि वो टेलीग्राम को रुकवा दे, ठीक है, उस टेलीग्राम को रुकवा दे तो ऑफर रुक जाएगा। लेकिन अगर मेरे लिए क्या होगा, वो मेरे पास पहुंचा ही नहीं है तो मेरे लिए ऑफ़र बना ही नहीं है, एज ए प्रॉमिस ही, ठीक है। आप मुझे कोई ऑफ़र दे रहे हो तो आपके लिए तब तक समय जब तक मेरे पास पहुंचे नहीं, और मेरे लिए कब तक समय, जब तक वो मेरे पास पहुंच जाए, और मेरे पास पहुंच गया फिर आप उसको रिवोक नहीं कर सकते, फिर मैं एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता हूँ, ठीक है। एज रिगार्ड द रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब हो सकता है, इफ़ यू गो अबव एग्जाम्पल, आई विल रिवोक माई एक्सेप्टेंस, मैं कब कर सकता हूँ, जो आपका ऑफर टेलीग्राम से आया था उसके प्रति। दिस रिवोकेशन एक्सेप्टेंस बाय मी विल बी कंप्लीट व्हेन आई डिस्पैच द टेलीग्राम एंड अगेंस्ट यू एंड इट विल कंप्लीट व्हेन इट रीच यू। मैं सीधा टेलीग्राम लिखा, आपको भेजा कि आपका जो ऑफर है वो मुझे नहीं मंजूर है और मैं अपना जो एक्सेप्टेंस है उसको रिवोक करता हूँ, यानी मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ जो 2 बातें की ना अपने 2 बातें ये की कि कब वो कम्युनिकेशन है, जो रिवोक का कम्युनिकेशन है वो पूरा होगा। मैं कहने का मतलब है कि वो रिवोक का जो कम्युनिकेशन ऑफर एक्सेप्टेंस वो कब पूरा होगा, हमने दोनों बात कर दी। जब तक आपको पहुँच नहीं जाता तो मेरे पास पहुँच नहीं जाता, लेकिन रिवोक कब से माना जाएगा, रिवोक कब से माना जाएगा, इस पर बहुत सारी कन्फ्लिक्ट हो जाता है। आपने ऑफ़र दिया, मेरे पास पहुँचा और मैंने जैसे मेरे पास पहुँचा मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं एक्सेप्टेंस देने में जैसे 2 दिन लगाऊंगा, आपने एक और लेटर मुझे भेज दिया, बोले कि वो ऑफ़र है जो मैं उसको रिवोक करता हूँ। मैंने बोला अब नहीं हो सकता भैया, मेरे पास आ गया, अब रिवोक नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है क्या? पढ़ते आगे, ठीक है। बट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कंसिडरेशन इज व्हेन अ प्रपोजल कैन बी रिवोक एंड व्हेन कैन एन एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक। दिस क्वेश्चन आर मोर इंपॉर्टेंट देन द क्वेश्चन व्हेन द रिवोकेशन ऑफ इज कंप्लीटेड। जो अपने पढ़ा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं। ऑर्डिनरी द ऑफरर कैन रिवोक हिज ऑफर बिफोर इट एक्सेप्टेड, यानी मुझे एक्सेप्ट करने में 2 दिन लगेंगे, उससे पहले आप ऑफर रिवोक कर सकते हो मुझे। हाँ, अगर मैंने लेटर यहाँ भेज दिया आपको
आपके पास पहुंच गया, उसके बाद आप मुझे भेजोगे तो नहीं, क्योंकि एक बार एक्सेप्ट कर दिया आप उसको आप रिवोक नहीं कर सकते। इफ ही डज सो द ऑफरर कैन नॉट क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्सेप्टिंग द रिवोक्ड ऑफर। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो, पहले ही भेज देते हो, तो मैं फिर कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। द बीडर एट एन ऑक्शन सेल में जो बीडर होता है, जो हैमर गिराता है ना, 2001, 2002 ऐसे करता है। बाय विड्रॉल रिकवर बीड ऑफर बाय एक्सेप्टेड बाय द ऑक्शन बाय फॉलोइंग फॉल ऑफ हैमर। हैमर गिरने से पहले क्या, अगर आपने उसको रोक दिया, वो कहते हैं 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख 3 कहने से पहले रोक दिया, तो आपका ऑफर क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, और कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्स ऑफर टू सेल 50 बैलन ऑफ कॉटन एट सर्टेन प्राइस, 50 बैलन ऑफ कॉटन देगा कुछ सर्टेन रेट में, एंड प्रॉमिस टू कीप इट ओपन फॉर द एक्सेप्टेंस, कल 6 बजे तक एक्सेप्टेंस के लिए खुला है। बिफोर दैट टाइम एक्स सोल्ड टाइम टू देम, 6 बजे तक खुला है, जो पहले आया वो पहले पाव वाला सिस्टम है। 6 बजे तक वाई पहुंचा, लेट पहुंचा, बिफोर 6 बजे पहुंचा लेकिन लेट पहुंचा, उससे पहले वो जेड को बेच चुका था, तो बेच सकता है। बट आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ बाय एक्स, इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट द ऑफर वॉज ऑलरेडी रिवोक्ड। जब अगले को बेच चुका है तो आपका ऑफर खत्म हो चुका है। देखिएगा, अ प्रपोजल कैन बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस होने के पहले किसी भी समय उसको अपन क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। यानी मैंने आपको एक्सेप्टेंस भेजा, ठीक है, वो पहुंचेगा आपके तक, तब उससे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। यानी ये है, ये भी है, इसने है मुझे भेजा, ऑफर भेजा, ठीक है, मैं इसको क्या भेजूंगा, एक्सेप्टेंस भेजूंगा। क्या भेजूंगा, एक्सेप्टेंस। लेकिन दिक्कत ये है कि ए मुझे जो ये यहाँ पर ऑफर भेज रहा है, वो ऑफर मुझे भेजा और यहाँ मैंने 2 दिन ले लिए, तो उसके पास टाइम कितना है, यहाँ तक पहुँचेगा और 2 दिन तक है क्या करने का, ऑफर रिवोक करने का। और मैंने एक्सेप्टेंस यहाँ से 2 दिन बाद भेज दी, अगर उससे पहले इसने रिवोक नहीं किया और मैंने भेज दी, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगेगा ना, उसके बीच में मैं रिवोक करूँ तो करूँ, एक बार कम्युनिकेशन पूरा हो गया, उसके बाद पहुँच गया, तो फिर मैं उसको रिवोक नहीं कर सकता। देखिएगा, ए प्रपोज, ए ने क्या बोला, बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट, लेटर से भेजा, किसको, घर बेचना है बी को, एक ऑफर भेजा। बी एक्सेप्ट द ऑफर बाय लेटर सेंड बाय द पोस्ट, बी को मिला, बी ने भी लेटर भेज दिया वापस। ए में रिवोक हिज प्रपोजल एट एनी टाइम बिफोर दैट द मोमेंट व्हेन द बी पोस्ट इज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बट आर नॉट आफ्टरवर्ड। यानी ए कब तक इसको रिवोक कर सकता है, जब तक बी एक्सेप्टेंस का लेटर नहीं भेज देता। वेयर बी मे रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम बिफोर एट द मोमेंट व्हेन द लेटर कम्युनिकेटिंग इज रीच टू ए नॉट आफ्टर। यानी बी का लेटर ए के पास पहुंचे, उससे पहले वो रिवोक कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। एन एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर मस्ट बी मेड बिफोर द ऑफर लैप्स और रिवोक, ये एक मेन रूल है। यानी एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा पूरा, ऑफर कब पूरा होगा, जब तक वो ऑफर लैप्स नहीं हो जाता है, ऑफर रिवोक नहीं हो जाता। कई बार टाइम से भी लैप्स करते हैं कि कल 8 बजे तक ऑफर आया तो ठीक है, 8 बजे के बाद आएगा तो टाइम लैप्स हो गया, ऑफर लैप्स हो गया। या कई बार ऑफर को रिवोक कर देते हम, अभी जो कर रहे हैं, जो हम वैसे रिवोक भी कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा, अच्छी बात है, द लॉ रिलेटिंग टू द रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज द सेम इन इंडिया एज इन इंग्लैंड, बट द लॉ रिलेटिंग टू द रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज डिफरेंट। ऑफर का रूल तो दोनों में सेम है, इंडिया और इंग्लैंड के अंदर, लेकिन आपको बताओ कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी अपने जगह जगह से उठाया है। तो ऑफर का जो नियम एक्सेप्टेंस का, यहाँ थोड़ी बम्बास्टिंग हो रही है हमारे, ठीक है, खनन हो रहा है थोड़ा सा। द लॉ रिलेटिंग टू रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज द सेम एज द इंडिया एंड इंग्लैंड, बट लॉ रिलेटिंग टू द रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम। एक्सेप्टेंस का जब लॉ आता है, एक्सेप्टेंस का जब रिवोकेशन का लॉ आता है, वहाँ इंडिया और इंग्लैंड में थोड़ा कन्फ्लिक्ट है। ऑफर का तो दोनों का सेम है। क्या क्या देखेगा, इंग्लिश लॉ में क्या है, द मोमेंट अ पर्सन एक्सप्रेस इज एक्सेप्टेंस टू द ऑफर, द मोमेंट द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड सच एज एन एक्सेप्टेंस बिकम द इरिवोकेबल। यानी जिस समय उसने सोच लिया, उसने एक्सेप्ट करने के लिए मोमेंट सोच लिया, एक्सप्रेस कर दिया आपने कि हाँ भाई मुझे एक्सेप्ट है, समझ लो, उसी समय से वो इरिवोकेबल हो गया, आप उसको रिवोक नहीं कर सकते। वेदर इन मेड और थ्रू, चाहे वो ओरली बोले चाहे पोस्ट के थ्रू, यानी रवाना हो गया, यानी वो अब हो गया, अब वहाँ तक जाने तक रोकने की आवश्यकता नहीं, आपका एक्सेप्ट रिवोक इरिवोकेबल है। इन द इंडियन लॉ द पोजिशन डिफरेंट एज रिगार्ड कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट। यानी अगर इन एज एक्सेप्टेंस इंग्लिश लॉ कैनॉट रिवोक, अगर पोस्ट से भेज रहे तो रिवोक नहीं हो पाएगा। लेकिन इंडिया में है कि वो टेलीग्राम वहाँ उसके पास अराइव हो, या उसके अराइव हुआ उस दिन तक अगर आपने
ऑफ़र को वापस, एक्सेप्टेंस को वापस ले लिया तो क्या हो जाएगा, आपका रिवोक हो जाएगा और वो इरिवोकेबल नहीं रहता इंडिया में। समझ में आया मेरे को, दोनों को बातें समझ में आई? इंडिया और इंग्लैंड के अंदर डिफरेंस की बात समझ में आई आपको कि इंग्लैंड के अंदर अगर पोस्ट गया, जैसे 12 तारीख को पोस्ट गया तो ये हो गया, क्या हो गया, एक्सेप्टेंस, अब इरिवोकेबल, अब उसको रिवोक नहीं कर सकते, एक्सेप्टेंस को ख़त्म नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया में ऐसा है 12 तारीख को गया, उसके पास 15 तक पहुँचेंगे तो 15 तक टाइम है, हम क्या कर दे, उसको बीच में रुकवा दे या किसी भी का तरीके से, या साथ ही साथ हम रिवोक का लेटर भी कर दे। तो कई बार एक्सेप्टेंस का नहीं पहुँच के रिवोक का पहले पहुँच गया तो इट बिकम द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन रिवोक्ड, द एक्सेप्टेंस हैज़ बीन रिवोक्ड। ठीक है, टेलीफोन पे हो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, टेलिक्स पे है तो हाथों हाथ म्यूचुअल कंसेंट से दोनों का काम हो जाएगा, रिवोक करना है, एक्सेप्ट करना है, जो भी करना है वो हो जाएगा। ठीक है, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल अदरवाइज देन बाय कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के अलावा तो एक ही तरीके से हो सकता है, क्या, टाइम लैप्स। किससे हो सकता है, टाइम लैप्स। देखिएगा क्या क्या मोड है रिवोकेशन ऑफ ऑफर, रिवोकेशन के मोड क्या क्या है वो पढ़ते हैं। पहले एक दूसरे को नोटिस देकर रिवोकेशन कर सकते हैं, चाहे ऑफर भी कर सकते हो, चाहे उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस को भी कर सकते हो बाई नोटिस देकर, है ना। नोट पहुँचे उससे पहले पहले अपना नोटिस पहुँच दो कि भाई भेज दो उसके पास कि भाई मैं आपका आ रहा है, मेरा लेटर आपके पास नहीं पहुँचा और ये पहले पहुँच गया है तो मैं उस एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑफर को रिवोक करने के मोड्स बता रखे हैं। नंबर 1 नोटिस से कर सकते हो, नंबर 2 बाय लैप्स ऑफ टाइम, मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर होता है, वो भी इसके विंडो खुलती है, उस विंडो तक है तब तो ऑफर इन्विटेशन, आप आके अपना बीट प्राइस करो और ऑफर ले जाओ, उसके बाद नहीं है। बाय नॉन फिलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड, अगर कोई कंडीशन दी है और वो फिलफिल नहीं करती तो ऑफर क्या कर दूंगा, मैं रिवोक कर दूंगा। इस तरीके से भी कर सकता हूँ बिना कोई टाइम के। बाय डेथ और इंसैनिटी, यानी कोई आदमी मर गया है, अब कॉम्पिटेंट ही नहीं है, अब कोई है ही नहीं उसके सिस्टम के भाई अब वो कांटेक्ट कर सके, ऑफर दे तो दिया, उसके बाद मर गया है, उसके बाद कोई दिक्कत होगी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। बाय काउंटर ऑफर, एक ऑफर है उसके ऊपर दूसरा ऑफर दे दिया तो ये ऑफर तो खत्म हो गया, यानी ये रिवोक हो गया, अब दूसरा ऑफर क्या हो गया, इसके ऊपर हो गया, काउंटर ऑफर। तीसरा बाय नॉन एक्सेप्टेंस, एक मिनट, बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड और यूजर मोड, उस मोड में अगर नहीं भेजा तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर दूंगा, मैं रिवोक मानता हूँ। और लास्ट सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, अगर बाद में जाकर वो इलीगलिटी हो जाती है तो ऑफर को क्या कर देते हैं, हम करते। इलीगलिटी यानी वही मैंने जैसे बताया, दारू मंगवाया गुजरात वाले ने, है ना, और फिर पता चला यार इलीगल हो गया तो ऑब्जेक्ट, तो ऑफर ऑटोमेटिक रिवोक हो गया, वो कैंसिल कॉन्टैक्ट हो ही नहीं सकता, तो ऑफर से ही रिवोक हो गया तो अब आगे कॉन्टैक्ट होगा ही नहीं। राइट, इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा हुआ है। ये क्वेश्चन कीजिएगा आप, एक एक चीज़ को एक बार वापस रिवाइज कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन कीजिएगा, बहुत आसान है, इसके आंसर पीछे दे रखे हैं लेकिन बिना देख के करने की कोशिश कीजिएगा, आपको सब समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपको। राइट, और ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके। इसके साथ पहला चैप्टर पूरा होता है, यूनिट 1 पूरा होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। राइट, मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये वीडियो कंप्लीट है। अब जो वीडियो आएगा वो यूनिट 2 पर आएगा। राइट, उस पर हम पढ़ाई करेंगे, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। राइट, ऐसे ही ट्यून करते रहिएगा। सीए फाउंडेशन का पूरा लॉ का कोर्स मैं आपको वेरी सुन नवंबर से पहले करा दूंगा। सीए फाउंडेशन की अकाउंटिंग भी वीडियो इसी वीडियो चैनल पर आने वाली है वेरी सुन। राइट, और बाकी अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और 2500 जो हमारा सब्सक्राइब है उसके लिए थैंक यू वेरी मच।